पहला सवाल देखिए क्या है, प्रधानमंत्री मोदी जी की पिछले महीने में, जुलाई महीने में अफ्रीका के देश और कई सारे देशों की यात्राएं हुई थी। तो उससे जुड़े हुए सवाल से हम लोग शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी जी के 5 राष्ट्रों की यात्रा में पहला अफ्रीकी देश कौन सा था जिसकी उन्होंने यात्रा की थी? विच इज़ द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री इन प्राइम मिनिस्टर मोदीज 5 नेशन टूर, जो पिछले माह किया गया है। तो इसमें घाना था पहला अफ्रीकी देश, घाना था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने घाना, त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और नामीबिया की सफल यात्रा पूरी की। ठीक है, इस यात्रा में पहला अफ्रीकी देश घाना था। यह दौरा वैश्विक दक्षिण के देशों के साथ भारत के रिश्तों को मजबूत करने के लिए था, जिसमें आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग पर जोर दिया गया। नामीबिया भी इसी यात्रा का हिस्सा था। वहां भारत और नामीबिया ने 2 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एक नामीबिया में उद्यमिता विकास केंद्र स्थापित करने के लिए भारत ने हस्ताक्षर किया है, और दूसरा स्वास्थ्य व चिकित्सा क्षेत्र में सहयोग करने के लिए भारत ने हस्ताक्षर किया है। 2 एग्रीमेंट नामीबिया के साथ भी साइन किए गए हैं। पूछा जाएगा आपसे प्रीलिम एग्जाम में कि जुलाई माह में प्रधानमंत्री जी ने 5 देशों की यात्रा की, इसमें कौन कौन से अफ्रीकी देश शामिल हैं? त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, नामीबिया, ये सब के सब देश हैं। घाना भी उसी में से एक देश है, ये भी याद रखिएगा। एक नामीबिया में उद्यमिता केंद्र स्थापित करने, दूसरा स्वास्थ्य और चिकित्सा को लेकर एग्रीमेंट साइन हुआ है। इसके अलावा नामीबिया में इस साल के अंत में डिजिटल पेमेंट सिस्टम शुरू करना और नामीबिया को भारत के नेतृत्व वाले ग्लोबल इनिशिएटिव जैसे कि कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में शामिल करने की 3 बड़ी घोषणाएं नामीबिया में भी की गई है, ये भी याद रखिएगा। ब्राज़ील व अर्जेंटीना लैटिन अमेरिका के देश हैं, इसलिए इसमें मतलब कि ब्राज़ील और अर्जेंटीना तो आंसर हो ही नहीं सकता है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा घाना, ये भी याद रखिएगा। दरअसल ब्रिक्स के समिट के लिए गए थे प्रधानमंत्री जी, कहाँ पर? तो रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील की यात्रा पर गए थे। उसी के दौरान उन्होंने अलग अलग देशों की यात्रा की थी, जिसके कारण से ये टॉपिक चर्चा में था। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर इंग्लिश में भी एक्सप्लेनेशन है कि वैश्विक दक्षिण में मुख्य रूप से कौन से देश शामिल हैं? अमेरिका और यूरोप, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के कुछ हिस्से, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। कौन शामिल होंगे? अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया। ग्लोबल साउथ का मतलब क्या होता है? दरअसल प्रधानमंत्री जी की यात्रा थी, ये मुख्य रूप से ग्लोबल साउथ को ही टारगेट करके यात्रा की गई थी, जिसमें ब्राज़ील शामिल था, घाना शामिल था, और जो देश शामिल थे उसके बारे में मैंने आपको बताया ही है। ग्लोबल साउथ उन देशों को कहा जाता है जो कभी औपनिवेशिक इतिहास में गुलाम रह चुके हैं और उनका आर्थिक चुनौती का सामना कर रहे हैं, या फिर अभी भी डेवलपिंग नेशन है वो, उन सभी को कलेक्टिव रूप से ग्लोबल साउथ में शामिल किया जाता है। ग्लोबल साउथ का ये कतई तात्पर्य नहीं है कि विषुवत के दक्षिण के देश, ऐसा तात्पर्य नहीं है। विषुवत के दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी हैं, लेकिन वो ग्लोबल साउथ के हिस्सा नहीं है, ये भी याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के कुछ हिस्से ग्लोबल साउथ के भाग होते हैं, इसका आंसर B हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है कि वित्तीय स्थिरता और रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो यह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 6 माह पर जारी की जाती है, 6 माह पर जारी की जाती है, इसका आंसर B हो जाएगा। यह हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारा जो पॉलिसी है वो किस प्रकार से चल रहा है, क्या उसमें स्टेबिलिटी है, क्या उसमें चेंजेज करना चाहिए, इसके बारे में हमें पता चलता है, इसका आंसर B हो जाएगा। निजी बैंक में गैर संपादित परिसंपत्तियों का योगदान कितना है? तो अभी हाल ही जो RBI की रिपोर्ट आया था उसके अकॉर्डिंग निजी बैंकों का जो NPA है वो 52.6% योगदान देता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर C हो जाएगा। FSR के मुताबिक, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक निजी बैंकों में गैर निष्पादित परिसंपत्तियों का योगदान 52.6% है। NPA वो लोन होते हैं जिनका भुगतान नहीं हो रहा है, जैसे कि कोई उधार लेने वाला ब्याज या मूलधन दोनों ही नहीं चुका रहा है, तो NPA में आ जाता है वो। NPA उसको कहा था नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ऐसे एसेट्स बैंक के जो कुछ भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ना तो उसका मूलधन आ रहा है ना तो उसका ब्याज ही आ रहा है, सामान्य भाषा में उसी को हम लोग NPA कह देते हैं। अगर 90 दिनों तक ना तो कोई मूलधन वापस आता है ना तो कोई ब्याज ही मिलता है, तो वही NPA में शामिल हो जाते हैं, इसका आंसर C हो जाएगा। अगला सवाल है कि आंध्र प्रदेश में क्वांटम कंप्यूटिंग सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से आंसर निकालिएगा। हैदराबाद, विजयवाड़ा, अमरावती, विशाखापत्तनम, क्या इसका आंसर हो जाएगा? कहाँ पर
क्वांटम कंप्यूटिंग सेंटर डेवलप किया जाएगा, आंध्र प्रदेश में डेवलप किया जा रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 का? इसका आंसर हो जाएगा अमरावती। अमरावती में डेवलप किया जा रहा है। अमरावती में क्वांटम, यह सेंटर राज्य को तकनीकी क्षेत्र में आगे ले जाएगा, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। अगले सवाल पर चलते। आंध्र प्रदेश के क्वांटम कंप्यूटिंग सेंटर के लिए कौन सी कंपनी के साथ में सहयोग स्थापित किया गया है सरकार के द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट, IBM, गूगल और अमेजन। आंध्र प्रदेश के क्वांटम कंप्यूटिंग सेंटर के लिए कौन सी कंपनी के साथ सहयोग कर रही है? क्या इसका आंसर हो जाएगा ABCD में से? आई होप आपने आंसर निकाला होगा। इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। इसका IBM इसका आंसर हो जाएगा। IBM इसका आंसर हो जाएगा। IBM इसका आंसर हो जाएगा। IBM के साथ मिलकर के आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो क्या स्थापित करने जा रही है? तो लार्जेस्ट क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम वैली टेक पार्क स्थापित किया जाएगा, जहां पर क्वांटम से जुड़े हुए तकनीकों पर काम होगा। क्वांटम वैली टेक पार्क, टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया जाएगा। मैं हमेशा सोचता हूं कि इस तरह के इनिशिएटिव अपने बिहार में क्यों नहीं होते हैं, क्या कमी है ऐसा? सारे तो बिहार के ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेंगलोर, नोएडा, गुड़गांव में सब भरे पड़े हैं। कौन सी ऐसी कमी है जिसके कारण से इस तरह की अच्छी चीज़ें कभी बिहार में नहीं लगती? कभी बिहार में कोई IT पार्क बनाने की बात नहीं करता है। बात करता है तो वही कि चिप्स का पार्क बना देंगे, चिप्स की फैक्ट्री खोल देंगे, तो कभी समझ में नहीं आता। जबकि इस प्रकार के जो उद्योग हैं ये फुटलूज उद्योग में आते हैं। फुटलूज उद्योग किसको कहा था बंधुओं? जिसके लिए कच्चे माल की आवश्यकता नहीं होती है। कच्चे माल की आवश्यकता नहीं होती। क्वांटम तकनीक पर काम करने के लिए किसी कच्चे माल की आवश्यकता नहीं पड़ती, कहीं पर भी स्थापित किया जा सकता है इसको। तो क्यों अपने बिहार में स्थापित नहीं होता है? तो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ा कारण है उसके पीछे। दूसरा जो कारण है वो है पॉलिटिकल विल है ही नहीं बिहार में। पॉलिटिकल विल की बहुत ज़्यादा कमी है। इस प्रकार की चीज़ें कभी आप करंट अफेयर में नहीं पढ़ोगे कि बिहार में स्थापित हो रहा है। 2014 मोदी जी के गवर्नमेंट आई थी, उस समय उन्होंने बोला था कि दरभंगा में IT पार्क हम बनाएंगे। और अभी 2025 ईस्वी में मैं वीडियो बना रहा हूँ 15 अगस्त 2025 को। IT पार्क का आई भी बनना नहीं है, कुछ भी नहीं। IT पार्क तो बहुत दूर की बात होगी भाई। IT पार्क एक दिन में थोड़ी ना बनता है। नहीं बना, कुछ भी नहीं, कुछ शुरुआत भी नहीं किया गया, सब झूठ था, सब बोलबले था, कुछ भी नहीं किया गया। तो कभी इस तरह की चीज़ अपने बिहार में देखने को नहीं मिलता है। देखने को वही मिलेगा जो अजीब सुबह सुबह न्यूज़ आया आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा सा कि BPSC का या कोई भी एग्ज़ाम का अगर आप फॉर्म भरेंगे बच्चे सरकारी नौकरी का, तो उसमें आपको 100 रुपया में फॉर्म भरा जाएगा PT का। मेंस के किसी भी परीक्षा में आपको फॉर्म नहीं भरना, फॉर्म भरने का कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। मेंस के किसी परीक्षा में आपको फॉर्म भरने का पैसा नहीं दिया जाएगा। PT में भी अब अगले साल से जो फॉर्म भरेंगे 72 BPSC या आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन के फॉर्म भरेंगे उसमें आपको 100 रुपया लगेगा। सभी के लिए 100 ही रुपया कर दिया गया है शुल्क, सभी के लिए 100 ही रुपया शुल्क कर दिया गया है। तो ये छोटा सा न्यूज़ आया सुबह सुबह। सरकारी जॉब में बच्चों को फीस में छूट दे रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत सारे गरीब बच्चे फॉर्म भर लेंगे। इस तरह की कुछ अच्छी चीज़ें कभी क्यों नहीं दिखती हैं? क्यों सारा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात में अभी सिलिकॉन चिप बनाने का पार्क स्थापित किया जा रहा है, चिप बनाने का, वो क्यों नहीं बिहार में हो रहा भाई? सेमीकंडक्टर चिप क्यों नहीं है? जबकि सबसे ज़्यादा बिहार के दल अभी शामिल हैं केंद्र में। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में GDP की वृद्धि दर कितनी अनुमानित है? तो 6.5% बताया गया है, RBI के द्वारा बताया गया है, इसलिए इसको जरूर याद रखिएगा। इसका आंसर C हो जाएगा। भारत और अर्जेंटीना के रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत कब से हुई है? अर्जेंटीना की यात्रा की थी प्रधानमंत्री जी ने, इसलिए आपसे पूछा जा रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? B 2019 में शुरू हुई है। भारत और अर्जेंटीना के बीच में 2019 में रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की गई है। इसका आंसर B हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना में किसकी मूर्ति पर श्रद्धांजलि अर्पित की थी? तो जनरल जोस डी सैन मार्टिन है, इनकी मूर्ति पर प्रधानमंत्री जी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। क्यों मैं पढ़ा रहा हूँ? बस पढ़ा दे रहा हूँ, क्या पता पूछ ले, आप करके आ जाइएगा। कौन है ये? तो जनरल जोस डी सैन मार्टिन की मूर्ति पर अर्पित की। जनरल सैन मार्टिन अर्जेंटीना के स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे। उनकी मूर्ति राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक माना जाता है उन्होंने, इसीलिए उनकी मूर्ति पर उन्होंने वहाँ पर माल्यार्पण किया, पुष्पांजलि अर्पित की। इनको भी याद रखिएगा। क्या पता BPSC कुछ पूछ ले तो फिर आप बाद में फंसे ना। बहुत आसान सवाल है। जनरल जोस डी सैन मार्टिन जरूर याद रखिएगा। काबिल क्या है? खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड भारत सरकार की कंपनी है जो विदेशों, भारत के बाहर
खनिजों का खनन करके भारत लाने का काम करती है, ढूंढती है, निवेश करती है और इस प्रकार से भारत का जो वैश्विक आपूर्ति में अपना योगदान है वो आयात करके हम कम से कम बढ़ाते हैं कि भाई हमारे यहाँ पर दुनिया भर के खनिज आ सकें। तो उसी का काम करती काबिल बहुत शानदार एजेंसी है, बहुत शानदार काम भी करती है। अर्जेंटीना कितने हेक्टेयर क्षेत्र में लिथियम खनन के लिए अधिकार प्राप्त किया है? लिथियम अर्जेंटीना में बड़े स्तर पर पाया जाता है। लिथियम बोलीविया में भी पाया जाता है, तो अर्जेंटीना में जो पाया जाता है वहाँ से काबिल ने एक समझौता पर साइन किया है और अब इसको भारत लाया जाएगा खनन के द्वारा आने वाले समय में। तो ये है 15,703 हेक्टेयर क्षेत्र में लिथियम का खनन कर सकती है काबिल ने इसके लिए साइन किया है। खान और धातु खोज विकास निगम लिमिटेड, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल है ब्रिक्स सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ है, रियो डी जेनेरियो में। इसको जरूर याद रखिएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। ब्राज़ील का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो पिको दा नेबलिना है, इसका आंसर पिको दा नेबलिना हो जाएगा। 2995 मीटर ऊंचा है। अमेजन पर्वत कोई वास्तविक शिखर है ही नहीं, अमेजन का पर्वत कोई है ही नहीं, इसका आंसर यही हो जाएगा। अगला है ब्राज़ील की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो वही जो जल धारण क्षमता में बहुत ही बड़ी नदी है, अमेजन नदी इसको कहा जाता है, विषुवत के समीप में बहती है। अमेजन नदी ब्राज़ील की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। यह न केवल लंबाई में विशाल है बल्कि पानी की मात्रा में भी सबसे बड़ी है। पराना, साओ फ्रांसिस्को और पैराग्वे नदियाँ महत्वपूर्ण है, लेकिन ये सब की सब अमेजन की तुलना में छोटी नदियाँ हैं। इसका आंसर अमेजन हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। आप मुझे बताइएगा, बहुत आसान सवाल पूछ रहा हूँ, रटा रटाया सवाल पूछ रहा हूँ मैं। ब्राज़ील की सीमा किस दक्षिण अफ्रीका के देश से नहीं लगती है? कौन से ऐसे देश हैं, कौन से ऐसे एक देश या अनेक देश हैं जिसके साथ ब्राज़ील की सीमा नहीं लगती है? आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि साउथ अमेरिका में बहुत कम ऐसे देश हैं साउथ अमेरिकन मेन लैंड पर जिसमें ब्राज़ील की सीमा जिससे नहीं लगती है। ज़रूर ही मुझे बताइएगा। इसका आगे वाले सवाल पर चलते हैं। खेलो भारत नीति कब पारित की गई है? 1 जून 2025 को, 1 जुलाई 2025 को, 1 अगस्त 2025 को, 1 सितंबर 2025 को। खेलो भारत नीति, खेलो इंडिया नीति इसको कहा गया है, ये कब पारित की गई है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 1 जुलाई 2025 को पारित किया गया है। 1 जुलाई 2025 को पारित किया गया है, इसका आंसर ए हो जाए, इसका आंसर बी हो जाएगा। खेलो भारत नीति कितने स्तंभ बनाए गए हैं? खेलो भारत नीति के 5 स्तंभ बनाए गए हैं, 5 पिलर्स बनाए गए। पांचों मैं आपको बता रहा हूँ, पांचों को कृपया करके याद रखिएगा। पहला है वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता, वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता को स्थापित करना। दूसरा है आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें खेल से जुड़े क्षेत्रों में रोजगार को सृजन को बढ़ावा देना। तीसरा है सामाजिक समावेश, सोशल इंक्लूसिवनेस, अर्थात समाज के सभी वर्ग हों, महिला हो, पुरुष हो, दिव्यांग हो, सभी को इसमें शामिल करना। चौथा है जन भागीदारी और पांचवा है शिक्षा के साथ एकीकरण करना, अर्थात जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके साथ इसको इम्प्लीमेंट करना। इसका पांचों पिलर फिर से मैं बता रहा हूँ। वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता को स्थापित करना पहला है, दूसरा है आर्थिक विकास, तीसरा है इसमें सामाजिक समावेशन, चौथा है जन भागीदारी, पांचवा है शिक्षा के साथ इसका एकीकरण। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। फिर से एक बार रिपीट कर लीजिएगा, वीडियो को 1 मिनट के लिए बैक करके देख लीजिएगा। ये पांचों पिलर याद होने चाहिए आपको, एग्जाम में ये पांचों पिलर पूछा जा सकता है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं हम लोग। टेक्सास की सबसे लंबी नदी क्यों है? क्योंकि टेक्सास में इतना भीषण बाढ़ आया कि भाई अमेरिका जैसे उन्नत देश में जहाँ पर आपदा प्रबंधन इतना मजबूत है, इतना टेक्नोलॉजी का विकास हो गया वहाँ पर, फिर भी ये जो देश हैं टेक्नोलॉजिया के विकास के बावजूद यहाँ पर कई सारे लोगों की मृत्यु हो गई। क्योंकि अचानक फ्लैश फ्लड आया। अब जैसे देखिए, आज जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर 15 अगस्त 2025, तो कल जैसे 14 अगस्त को किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में इतना भयानक फ्लैश फ्लड आया है कि करीब 50 से 60 लोगों की मृत्यु हुई है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि फ्लैश फ्लड कितना खतरनाक होता है। तो टेक्सास में भी वही हुआ।
जिसके कारण से यहाँ पर कई सारे लोगों की मृत्यु हो गई। इसलिए एक छोटा सा सवाल मैंने डाल दिया कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ब्राजोस रिवर है। टेक्सास कहाँ है? तो ये अमेरिका है। अमेरिका के यहाँ पर है टेक्सास, अमेरिका के यहाँ पर है टेक्सास, ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। ये टेक्सास के कई हिस्सों से बहकर बहती है, खाड़ी ऑफ मैक्सिको में मिल जाती है। टेक्सास के नीचे ही मैक्सिको का खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी है, ये भी याद रखिएगा। बोध गया मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने सबसे पहली बार करवाया था। उसके बाद फिर आपको पता ही है कि सिंधिया नहीं, होलकर परिवार ने बाद में विष्णुपद मंदिर जो अलग है उसका निर्माण करवाया था। तो ये भी याद रखिएगा। इसमें देखिए क्या हो जाएगा, सम्राट अशोक हो जाएंगे। सम्राट अशोक ने 3वीं शताब्दी से पूर्व बनवाया था। यह वह जगह जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य एक शासक थे और ह्वेनसांग एक यात्री थे, तो इसका बख्तियार खिलजी ने इसको नुकसान पहुंचाया था। इसका आंसर सम्राट अशोक हो जाएंगे। बोध गया मंदिर अधिनियम कब पारित हुआ था? क्यों, मैंने ये पढ़ाया था, याद होगा आपको। बोध गया के बगल में बुद्धिस्ट संप्रदाय जो हैं वो बहुत बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि इस मंदिर के प्रबंधन में हमारा हिस्सा होना चाहिए, बाकी हिंदुओं का इसमें शामिल नहीं करना चाहिए। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसको कब पारित किया गया था? 1949 में पारित किया गया था, 1949 में पारित किया गया था। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। महाबोधि मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर कब बना है? तो 2002 में इसको घोषित किया गया है, 2002 में इसको घोषित किया गया है, ज़रूर याद रखिएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। काबिल का पूर्ण रूप क्या है? तो काबिल का जो है वो है खान और धातु खोज विकास निगम लिमिटेड। तो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, केवल यही याद रखिएगा। ये यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड इसका पूरा फुल फॉर्म है। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ही इसका फुल फॉर्म है, बस यही याद रखिएगा आप लोग। यही पूछा जा सकता है आपसे क्या है, तो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। ये PIB से मैं आपको बता रहा हूँ। अब इससे ज़्यादा वेरीफाइड सोर्स क्या होगा? खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ही है। आप केवल यही याद रखिएगा, ये मत याद रखिएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। ब्रिक्स में किस देश को नए सदस्य के रूप में स्वागत किया गया है 2025 में? दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और तुर्की। तो इंडोनेशिया का नए मेंबर के रूप में स्वागत किया गया है। इसका आंसर बी हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट ऑफ स्पेन है इसका कैपिटल, पोर्ट ऑफ स्पेन है। इसका आंसर बी हो जाएगा। त्रिनिदाद में स्थित पिच झील क्यों महत्वपूर्ण है? तो विश्व का सबसे बड़ा एस्फाल्ट का भंडार यहीं पर है। इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, भारत ने त्रिनिदाद को कृषि मशीनरी किस संगठन के माध्यम से भेंट की है? भारत ने त्रिनिदाद को बड़े स्तर पर एग्रीकल्चर जो मशीनरी होते हैं बहुत सारे वहाँ पर गिफ्ट किए हैं एग्रीकल्चर से जुड़े हुए। तो ये किस संगठन के माध्यम से? इसका नाम देखिए यहाँ पर दिया हुआ है NAMDEVCO, अर्थात नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है, इसके माध्यम से भारत सरकार ने बड़े स्तर पर त्रिनिदाद को कृषि संयंत्र भेंट किए हैं। इसको औजार कहा जाता है। औजार और हथियार में अंतर होता है गुरु। हथियार डिस्ट्रक्शन के लिए होता है, सुरक्षा के लिए होता है, औजार सृजन के लिए होता है। ठीक है, औजार सृजन के लिए होता है। भारत और त्रिनिदाद के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध कब स्थापित हुए थे? तो 1962 ईस्वी में। इसका आंसर बी हो जाएगा। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध, खासकर गिरमिटिया श्रमिकों के इतिहास के कारण पहले से ही थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। औपचारिक ऑफिशियल हुए थे स्थापित। इसका आंसर सी हो जाएगा। और उसी साल त्रिनिदाद और टोबैगो ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी ब्रिटिशर्स से, इसीलिए उसके पश्चात से स्थापित हुए हैं। अगला सवाल है, गिरमिटिया शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो समझौते से, एग्रीमेंट शब्द से गिरमिटिया शब्द का उत्पत्ति हुआ है। अंग्रेजी शब्द एग्रीमेंट से आया है, हिंदी में उसका उच्चारण गिरमिट कहा जाता है। और उस समय में औपनिवेशिक दौर के दौर में भारत से, खासतौर से बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, इन रीजन से, उत्तर भारत के पूर्वी हिस्से से बहुत सारे लोगों को पकड़ करके कृषि करने हेतु इन आइलैंड कंट्रीज़ में ब्रिटिशर्स के द्वारा ले जाया गया। फिजी हो गया, त्रिनिदाद हो गया, त्रिनिदाद टोबैगो हो गया, कई सारे और जगहों पर ले जाया गया। इस कारण से आज भी इन जगहों पर क्या है, तो भारतीय लोगों की आबादी अच्छी खासी है। उसमें भी हिंदी भाषी, भोजपुरी भाषी लोगों की आबादी बहुत ही ज़्यादा है। गिरमिटिया मजदूरों का शोषण होता था। एक बार अगर गए तो गए ही, सब कुछ पीछे छूट जाता था, शोषण होता था, बेगारी करवाते थे एक तरह से।
तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला है कि महात्मा गांधी ने गिरमिटिया प्रथा को समाप्त करने के लिए किस वर्ष आंदोलन किया था? तो 1917 में इन्होंने आंदोलन किया था। 1917 में आंदोलन किया था। बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि गिरमिटिया भारतीय श्रमिकों को त्रिनिदाद किस जहाज़ से पहुंचाया गया था? तो फातेल रजाक नामक जहाज़ था जिसके जरिए इनको वहां पर पहुंचाया गया था। मान लीजिए इस प्रकार का सवाल पूछे तो आप इसको कर पाएँ। 1945 में भारतीय गिरमिटिया श्रमिकों को त्रिनिदाद ले जाया गया था पहली बार 1845 ईस्वी में। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं गिरमिटिया के बारे में। 1902-03 के आसपास से ही 1913-14 तक भीषण आंदोलन चले थे। 1917 में जो है गांधी जी ने गिरमिटिया विरोधी एक सभा हुआ था, कहाँ पर? अहमदाबाद में, उसको संबोधित किया था। और 1917 में ही, ये फैक्ट ऐसे ही याद आया तो मैं सोचा बता ही दूँ, 1917 में ही अंग्रेजी सरकार के द्वारा गिरमिटिया प्रथा को समाप्त कर दिया गया। आधिकारिक तौर पर इसको समाप्त कर दिया गया। तो 1917 में समाप्त हुआ है ये। क्या आंदोलन केवल 1917 में गांधी जी के द्वारा किया गया? बिल्कुल भी नहीं। 19वीं शताब्दी के 20वीं शताब्दी के शुरुआत के दशक में पहले से ही आंदोलन चल रहे थे। 1917 में इसको समाप्त किया गया। 1917 में 4 फरवरी 1917 को अहमदाबाद में गांधी जी ने गिरमिटिया विरोधी एक सभा आयोजित हो रही थी जिसको उन्होंने संबोधित भी किया था। तो ये भी याद रखिएगा। 2-3 छोटे छोटे फैक्ट बता दिए आपको। देखिए अगला सवाल क्या है कि गिरमिटिया प्रणाली औपचारिक रूप से कब समाप्त हुई? अभी आपको 1917 बोला है मैंने, अभी आपको लग रहा है कि मैंने तो गलत बोल दिया। देखिए यहाँ पर मैं समझाता हूँ आपको। 1917 में अंग्रेजी सरकार ने इसको ऑफिशियल तौर पर बोला कि अब इसको मैं समाप्त कर रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद यह जारी था। फिर 1920 ईस्वी में अंग्रेजी गवर्नमेंट ने घोषणा किया कि गिरमिटिया प्रथा संपूर्ण रूपेण अब समाप्त हो चुकी है। घोषणा की उन्होंने 1917 में कि हम समाप्त कर रहे हैं, अब इसको समाप्त कर रहे हैं। औपचारिक रूप पर 1920 में अंग्रेजी गवर्नमेंट के द्वारा ये बोला गया कि अब गिरमिटिया प्रथा समाप्त हो चुकी है। तो अगर आधिकारिक घोषणा पूछे तो 1917 है, 1917 ही है। और कब संपूर्ण रूप से समाप्त हो गया तो ये है 1920 का ईयर। वैसे अगर एग्जाम में आए कि कब समाप्त हुई, घोषित किया गया, अक्सर वो पूछते हैं, तो 1917 ही मारिएगा। ये भी ध्यान रखिएगा। 1 जनवरी 1920 को इसे पूरी तरीके से समाप्त घोषित किया गया अंग्रेजी सरकार के द्वारा कि 1 जनवरी 1920 के बाद गिरमिटिया प्रथा है ही नहीं। 1917 में इसको घोषित किया गया कि अब हम इसको समाप्त कर देंगे, और 1920 में उन्होंने बोला कि अब ये पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। ये दोनों फैक्ट को याद रखिएगा, इसको ज़रूर याद रखिएगा। गिरमिटिया श्रमिक मुख्यतः भारत के किस क्षेत्रों से थे? तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों से थे। उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, इन सब क्षेत्रों से थे। अगला है वेरा सी रूबीन वेधशाला किस देश में स्थित है? यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा लगाया गया है। फिर से सुनिएगा, डिजिटल कैमरा लगाया गया है। दूरबीन और कैमरे में फ़र्क होता है। यहाँ पर कैमरा लगाया गया है, जो फ़ोन में आपका कैमरा है उस प्रकार का नहीं, उसी का बहुत ही वृहत्तम स्वरूप जो होगा, बहुत ही हाई एडवांस होगा, वही कैमरा लगाया गया है। तो वेरा सी रूबीन वेधशाला चिली में है, जिसको चिले भी कहते हैं, चिली में है। और यहाँ पर बहुत ही बड़ा वेरा रूबीन वेधशाला में कैमरा लगाया गया है जिसके जरिए अंतरिक्ष की घटनाओं का फोटोग्राफी किया जाएगा। वेरा सी रूबीन वेधशाला कैमरा कितने मेगापिक्सल का है? ये भी सवाल छोटा सा मैंने करवा दिया है। तो 3200 मेगापिक्सल, 3200 मेगापिक्सल का है। ये भी याद रखिएगा, क्या पता पूछ ले तो आपको याद रहना चाहिए। मुख्य रूप से वेरा सी रूबीन वेधशाला में 3200 मेगापिक्सल का दुनिया का सबसे एडवांस डिजिटल कैमरा लगाया गया है, जिसके जरिए अंतरिक्ष में फोटोग्राफी की जाती है, घटनाओं को रिकॉर्ड किया जाता है, जिसका बाद में विश्लेषण किया जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा। चिली नामक देश में यह वेधशाला है जहां पर इसको लगाया गया है। सारा कुछ आपको बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते। अगला है किस निजी कंपनी ने डीआरडीओ डिजाइन की गई कार्बाइन का निर्माण किया? डीआरडीओ ने कार्बाइन का निर्माण किया, जिसका अब निर्माण कौन कर रहा है? तो भारत फोर्ज जो है ये इसका निर्माण करेगी। डीआरडीओ, भारत फोर्ज ने डीआरडीओ द्वारा डिजाइन की गई कार्बाइन का निर्माण किया। यह कंपनी रक्षा उपकरणों के निर्माण विशेषज्ञता रखती है। इसी को अब कार्बाइन बनाने का काम दिया गया, जिसको डिजाइन किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। तो 2024-25 से भारत का रक्षा निर्यात कितने का रहा? तो $2.76 बिलियन का रहा है। इसका आंसर सी हो जाए। अगला है कि बिहार सरकार द्वारा महिलाओं के लिए 35% आरक्षण अब किन्हें मिलेगा?
तो जो बिहार सरकार ने घोषित किया कि अब केवल बिहार के जो निवासी महिलाएं हैं केवल उन्हीं को दिया जाएगा। इसमें एक नया क्लॉज और जोड़ा गया है, और क्या वो क्लॉज जोड़ा गया है कि बिहार में जिन्होंने 10th एंड 12th किया होगा, बिहार से जिन्होंने 10वीं और 12वीं की होगी, केवल उन्हीं महिलाओं को बिहार महिला आरक्षण 35% का लाभ मिलेगा। बाहर की महिलाओं को अब बिहार में महिला आरक्षण का लाभ अभी तो नहीं मिल पाएगा। 72 बीपीएससी में भी, 71 बीपीएससी के मेंस में भी और 71 बीपीएससी के प्रीलिम में भी अब यही होगा। इसमें बाहर की महिलाओं का कट ऑफ अब बिहार की महिलाओं के साथ में नहीं आएगा, उनका कट ऑफ अब जनरल सामान्य वर्ग के कट ऑफ के साथ में आएगा। इसका उत्तर सी हो। अगला सवाल है कि बिहार 35% महिला आरक्षण नीति पहली बार कब लागू की गई थी? तो 2016 में लागू किया गया था बंधुओं, ये भी याद रखिएगा, 2016 में लागू किया गया था पहली बार। बिहार सरकार ने किस आयोग के गठन की घोषणा की है? तो हाल ही में बिहार सरकार ने युवा आयोग की गठन की घोषणा की है। हाल ही में युवा आयोग बनाया जाएगा। महिला शिक्षा और किसान आयोग इस संदर्भ में तो इसका आंसर नहीं होगा। युवा आयोग बनाने की घोषणा की है और इसमें एलिजिबिलिटी होगा 45 वर्ष तक के युवा इसमें बन सकते हैं, इसके सदस्य और मेंबर। 45 वर्ष का कौन सा युवा होता है मुझे कभी पता ही नहीं चलता है। बिहार युवा आयोग के सदस्यों की अधिकतम आयु क्या निर्धारित की गई है? 45 वर्ष है। 45 वर्ष ये भी याद रखिएगा। 45 वर्ष से क्या काम करेंगे? तो बिहार के युवाओं के लिए आवाज़ उठाने का काम करेंगे। जिस प्रकार से महिला आयोग महिलाओं के लिए आवाज़ उठाते हैं, उसी प्रकार से युवा आयोग युवाओं के लिए आवाज़ उठाने का काम करेंगे। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगले सवाल पर चलो। अगला एक और सवाल है, क्योंकि बिहार के पूर्णिया में एक बहुत ही विभत्स घटना हुआ था जिसके पश्चात से मैंने डिटेल पढ़ाया था। भारत का कौन सा राज्य सबसे पहले डायन प्रथा निवारण के लिए कानून लेकर के आया था? तो मैंने उस दौरान राबड़ी देवी जी के समय का किस्सा भी सुनाया था कि बिहार में सबसे पहले डायन प्रथा निवारण को लेकर के एक्ट लागू किया गया था, जिसको बाद में झारखंड सरकार ने अपने यहाँ पर अडॉप्ट किया। बाद में उड़ीसा गवर्नमेंट ने इसी एक्ट को अपने यहाँ पर भी एक्सपेंड किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। अगले सवाल पर चलते हैं कि डायन प्रथा निवारण अधिनियम बिहार में पहली बार कब लागू हुआ था? तो 1999 ईस्वी में 1999 ईस्वी में इसको पारित किया गया था। 1999 ईस्वी में इसको पारित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। पूर्णिया में बहुत ही विभत्स घटना हुआ था जिसके पश्चात से बिहार स्पेशल मैंने डिटेल में पूरा इंसिडेंट एक्ट हर चीज़ पढ़ाया था, एनसीआरबी के डेटा भी बताए थे। इस प्रकार के सवाल अगर मेंस में आपको देखने मिल जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है ये। अगले सवाल पर कि यूएनएफसीसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो 1992 ईस्वी में हुआ था। रियो समिट, जिसको पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है, रियो समिट में हुआ था। इसका आंसर बी हो जाएगा। विकासशील देश यूएनएफसीसीसी के अंतर्गत प्रतिवर्ष कितनी वित्तीय सहायता की मांग करते हैं? तो यूएनएफसीसीसी से विकासशील देश जो हैं वो फिलहाल मांग कर रहे हैं कि हमें कम से कम $100 अरब मिलने चाहिए ताकि हम अपना डेवलपमेंट कर सकें, और उस डेवलपमेंट के बदौलत ही हम फिर रिन्यूएबल एनर्जी या फिर इस प्रकार के जो जीवाश्म स्रोत हैं उससे शिफ्ट होकर के नए एनर्जी स्रोत की तरफ में जाएंगे, जिससे प्रदूषण कम होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि हम काम ही ना करें, ऐसा तो नहीं हो सकता हमारे देश में गाड़ियाँ ही ना चलें। हमें उसके लिए तकनीक चाहिए, हमें उसके लिए वित्त चाहिए, तभी जाके हम प्रोन्नति कर पाते हैं। डेवलप्ड कंट्री ने तो अपना डेवलपमेंट कर लिया है और अभी हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हमारे यहाँ पर अभी तकनीकी उन्नतता नहीं आई है। तो जब आप पैसे दोगे तभी जाके आएगा। यूएनएफसीसीसी के जितने भी कॉप होते हैं उन सभी में इसकी मांग रखी जाती विकासशील देशों के द्वारा। नेक्स्ट सवाल पर हम लोग अगला सवाल है, महिसागर नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? क्यों पढ़ा था हमने इसको? तो गुजरात में ये नदी है और इस पर जो पुल था ना वो टूट गया था। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, पुल था, टूट गया था, कई सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी, 20 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो आप खुद ही समझ सकते हैं। महिसागर नदी का उद्गम अरावली श्रेणी से होता है और यह गुजरात राजस्थान में बहती है। राजस्थान और गुजरात में बहती है, पहले राजस्थान फिर गुजरात में। विंध्याचल, सतपुरा और ये सब तो अलग अलग हैं। विंध्य पर्वत तो आपको पता ही है कहाँ पर है, अरावली इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। महिसागर नदी किस खाड़ी में जाकर के मिल जाती है? तो ये खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। इसका आंसर सी हो जाएगा। खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। गिनी गुणांक सूचकांक का निर्माण किसने किया था? तो कोराडो गिनी ने किया था और यह क्या करता है? तो असमानता को मापने का काम करता है। इतावली सांख्यिकी विद थे कोराडो गिनी, इन्होंने किया था। गिनी सूचकांक किससे संबंधित है? तो आय और संपत्ति की असमानता संबंधित है। गिनी सूचकांक आय और संपत्ति की असमानता संबंधित है। ये आइडियल कंडीशन है बीच 45 डिग्री पर। ये अगर होगा तो वहाँ पर असमानता 0 होगा। उसके पश्चात से ये जो कर्व दिख रहा है आपको, ये जितना बड़ा कर्व बनेगा उतना ही ज़्यादा वहाँ पर असमानता होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा, जहाँ पर 100 पूर्ण समानता है और 100 पूर्ण असमानता है और 0 पूर्ण समानता माना जाता है।
भारत किस गिनी स्कोर के बीच में आता है? तो भारत का गिनी स्कोर जो है वो 25 से 30 के बीच में है, यानी कि मध्यम रूप से कम असमानता वाला देश है भारत। इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका है फाइनेंशियल इंक्लूजन है, बी इसका उत्तर हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है स्टैंड अप इंडिया योजना का क्या उद्देश्य है? तो उद्यमिता को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखा गया था। खासतौर से SC ST महिलाओं में उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना मोदी गवर्नमेंट के पहले टेन्योर के दौरान शुरू किया गया था। अगला है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का प्रमुख लाभार्थी वर्ग कौन सा है? तो पारंपरिक जो कारीगर होते हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को शुरू किया गया था। जो पहले से पारंपरिक तौर पर जैसे बढ़ई हो गए, चर्मकार हो गए, जो लेदर का काम करते हैं, मैं जाति पढ़ने में काम कर कह रहा हूँ, बढ़ई हो गए, उनका काम जो है तो उसको अगर हम और आगे ले जाएं, उनको किस प्रकार से मदद कर सकते हैं, इसी को लेकर के प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू किया गया था। ऋण वगैरह भी इसके जरिए दिया जा रहा था। PM गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों की संख्या क्या है 2024 तक? यह करीब 80 करोड़ लाभार्थी हैं। 80 करोड़ भारत में लाभार्थी रहते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए, जिनको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पर मंथ अन्न दिया जाता है भोजन करने के लिए। इस वाले PDF में 56 कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का परीक्षण कहाँ पर किया गया है? भुसावल वर्कशॉप, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, भिलाई स्टील प्लांट, कपूरथला कोच फैक्ट्री। इसका आंसर हो जाएगा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में इसका परीक्षण किया गया है। और जल्द ही भारत हाइड्रोजन ईंधन आधारित ट्रेन का परिचालन शुरू करेगा। हाइड्रोजन ईंधन आधारित, ये भी याद रखिएगा, हाइड्रोजन ईंधन का जो हम लोग दहन करते हैं तो उसके फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होता है? तो जल प्राप्त होता है, H2O प्राप्त होता है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है कि हाइड्रोजन ट्रेन परिचालन की शुरुआत किस रेलवे जोन ने की है? तो यह किया है उत्तर रेलवे जोन ने शुरू किया है। इसका आंसर सी हो जाएगा। ये जो पूरी परियोजना है यह उत्तर रेलवे जोन का है, उत्तर रेलवे का है। इसका आंसर सी हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? ये टॉपिक हमने क्यों पढ़ा था? क्योंकि चीन के द्वारा इस पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाया जा रहा है, जिसके कारण से हमने ये टॉपिक पढ़ा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चेमयुंगडुंग ग्लेशियर जो है, चेमयुंगडुंग ग्लेशियर, यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति होती है। फिर तिब्बत में होते हुए, अरुणाचल प्रदेश में होते हुए, फिर असम में होते हुए या बांग्लादेश के होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बना लेती। अर्थात कितने सारे देश हो गए? चीन हो गया, स्वायत्त तिब्बत का प्रदेश हो गया। वैसे अगर तिब्बत का प्रदेश हम लोग बोलेंगे तो चीन नहीं बोलेंगे। चीन हो गया, भारत और बांग्लादेश, 3 देश हैं यहाँ पर। चीन, भारत, बांग्लादेश है। इसको ज़रूर याद रखिएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है कि भारत अमेरिका का व्यापार घाटा का आंकड़ा 2024 में कितना है? क्योंकि USA और इंडिया का फिलहाल में क्या चल रहा है तो आपको पता ही होगा, ट्रेड वॉर चल रहा है एक प्रकार से। भारत पर कई सारे प्रकार के टैरिफ लगाए जा रहे हैं अमेरिका के द्वारा। तो कितना है व्यापार घाटा? तो 45.7 बिलियन डॉलर का है, जो भारत के पक्ष में झुका हुआ है। अर्थात भारत को इस व्यापार घाटा में लाभ हुआ है। अमेरिका को भारत बेचता ज़्यादा था, खरीदता कम था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब भारत को भी खरीदना, अब भारत भी कम बेच पाएगा। क्यों भारत कम बेच पाएगा? क्योंकि उन्होंने हम पर टैरिफ लगा दी, जिससे हमारे सामान वहाँ पर महंगे बिकेंगे। और अमेरिका जो है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, व्यापारिक पार्टनर है। इसका आंसर बी हो जाएगा। मेडोग हाइड्रो प्रोजेक्ट का निर्माण किस द्वारा किया जा रहा है? तो यही वो प्रोजेक्ट है जो चीन बना रहा है ब्रह्मपुत्र नदी पर, और इसको दुनिया का सबसे बड़ा बांध माना जा रहा है, जिसके कारण से भारत को चिंता उत्पन्न हो रही है कि कल को इस बांध का उपयोग हमारे खिलाफ युद्ध में नदी को एक युद्ध के वेपन के तौर पर किया जा सकता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। निसार उपग्रह का प्रक्षेपण कहाँ किया गया है? निसार उपग्रह का, निसार आपको पता ही होगा, नासा, एन फॉर नासा, और ISAR यानी कि इसरो, इन दोनों का संयुक्त प्रोजेक्ट था, जिसमें अर्थ को ऑब्जर्व करने वाले दुनिया के सबसे महंगे सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका कहाँ से किया गया प्रक्षेपण? तो छठे का आंसर हो जाएगा बी, श्रीहरिकोटा से किया गया है। श्रीहरिकोटा से किया गया। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला है निसार में कौन कौन से रडार शामिल हैं?
तो मैंने आपको बताया था कि इसमें दुनिया के सबसे हाईटेक और सबसे एडवांस प्रकार के रडार सिस्टम इसमें लगाए गए हैं और यह दुनिया का सबसे महंगा पृथ्वी का अवलोकन करने वाले अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट सिस्टम है। तो इसमें एल बैंड और एस बैंड दोनों बैंड का उपयोग किया गया है। ये अपने आप में ही खास चीज़ है, एल बैंड और एस बैंड दोनों का ही इसमें उपयोग किया गया है। अगला है कि निसार उपग्रह का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है इनमें से। तो इसमें से जो सबसे प्रमुख उद्देश्य है उनमें से एक प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी। प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी सबसे प्रमुख की बात यहाँ पर कर रहे हैं हम लोग। तो वेदरिंग उपग्रह नहीं है ये मौसम प्रणाली के लिए नहीं भेजा गया है। हालांकि आपदा प्रबंधन में तो मौसम भी आएगा, लेकिन मुख्य रूप से अगर एक शब्द में कोई चीज़ बोला जाए तो प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी हो जाए। एग्जाम में भी इस प्रकार के सवाल आएंगे जिसमें से कई सारे सिमिलर स्टेटमेंट लगते हैं, लेकिन उसमें से एक का चयन करना पड़ता है। इसका आंसर सी हो जाएगा बंधुओं। अगला सवाल है, देखिए इसका उपग्रह का उद्देश्य जो है भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी जैसी प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी करना है। चोल साम्राज्य में मतपत्र प्रणाली को किस नाम से जाना जाता था? चूँकि प्रधानमंत्री मोदी जी तमिलनाडु की यात्रा पर गए थे और वहाँ पर उन्होंने इस चीज़ के बारे में समझाया भी था और बोला था कि भारत में लोकतंत्र की गहरें बहुत गहरी हैं और उसमें भी उन्होंने चोल साम्राज्य के द्वारा जो स्थानीय प्रशासन लागू किए गए थे उसकी उन्होंने खूब जम के तारीफ की थी। इसको कन्नी सेत्ती प्रणाली कहा जाता था। कन्नी सेत्ती प्रणाली कहा जाता था। कन्नी सेत्ती प्रणाली कहा जाता था। इसको ज़रूर याद रखिएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। और चोल साम्राज्य के जो स्थानीय शासन है इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है बंधुओं? कौन से अभिलेख से मिलती है? तो उत्तर मेरूर अभिलेख से मिलती है। उत्तर मेरूर अभिलेख से मिलती है। ये भी याद रखिएगा। चोलों के बारे में राजराज प्रथम के द्वारा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। राजेंद्र प्रथम के द्वारा गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। उत्तर मेरूर शिलालेख किस काल से संबंधित है? तो यह राजेंद्र चोल के समय का है। राजेंद्र चोल का, यहाँ पर चोल साम्राज्य नहीं पूछा गया है, ये पूछा गया कि चोलों में किस राजा के समय का है। यह राजेंद्र चोल के समय का है। इसका आंसर डी हो जाएगा। ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार एग्जामिनेशन में स्टेटमेंट बना करके भी उत्तर मेरूर अभिलेख के बारे में पूछा गया है। चोल प्रशासन की कौन सी विशेषता लोकतांत्रिकता को दर्शाती है? केवल वंशानुगत अधिकारी, ये तो अलोकतांत्रिक तरीका हो जाएगा। सम्राट सर्वोच्च, ये भी नहीं है भाई। स्थानीय सभाएं और मतदान प्रणाली, उसके बारे में मैंने जब आपको पढ़ाया था तो मैंने ये भी समझाया था कि उनकी मतदान प्रणाली इतनी अच्छी थी कि अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। आपके परिवार में भी किसी के ऊपर क्रिमिनल बैकग्राउंड या कोई छल प्रपंच का आरोप तक नहीं होना चाहिए। आपको वेदों का ज्ञान होना चाहिए। वेद यानी कि नीति शास्त्र की मैं बात कर रहा हूँ। आपको वेदों का ज्ञान होना चाहिए, आपको धर्म का ज्ञान होना चाहिए, आपको समाज का ज्ञान होना चाहिए, तब जाके आप इसके लिए उम्मीदवार बन सकने के योग्य होंगे। उम्मीदवारी के लिए ये सब योग्यता तय किया गया था कि आप पढ़े लिखे और बिल्कुल संपन्न व्यक्ति होना चाहिए। सामाजिक रूप से संपन्नता की बात हो रही है यहाँ पर, तभी जाके आप खड़े भी हो सकते हैं इसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका उत्तर हो जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा की संरचना क्या है बंधुओं? नई शिक्षा नीति चूँकि 2020 में लागू किया गया था, उसका 5 वर्ष जिस दिन पूरा हुआ था तो उस दिन मैंने पढ़ाया था। इसके 5 वर्ष पूरे हो गए हैं, 2025 आ गया है ना। तो इसमें फॉर्मूला जो है वो है 5+3+3+4 का। पहले शुरुआत के 5 वर्ष का एजुकेशन, फिर 3 वर्ष का एजुकेशन, फिर 3 वर्ष का, फिर आपका 4 वर्ष का एजुकेशन है। तो ये इसमें 5 वर्ष लगाया गया है। 5+3+3+4 का इसमें प्रिंसिपल रखा गया है। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो विजयालय चोल है। बी आंसर हो जाएगा। बी आंसर हो जाएगा। 9वीं शताब्दी में चोल वंश की स्थापना की थी। दक्षिण भारत में भारत का सबसे प्रमुख साम्राज्य बना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला है कि राजराज चोल ने कौन सा प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था? तो यह बृहदेश्वर का मंदिर है और यह यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। दुनिया के सबसे अद्भुत मंदिर में से एक है और यह द्रविड़ मंदिर वास्तुकला की चरमोत्कर्ष का काल माना जाता। इसी समय द्रविड़ मंदिर वास्तुकला के सबसे अच्छे मंदिरों का निर्माण हुआ है। और द्रविडियन मंदिर वास्तुकला की शुरुआत कब से होती है? तो थोड़ा बहुत हमें झलक देखने को मिलता है पल्लव शासकों में।
पल्लव शासकों में, लेकिन वास्तविक शुरुआत जो है वो चोल ही करते हैं और चोलों के द्वारा ही भव्य मंदिर दक्षिण भारत में बनाए जाते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। चोल प्रशासन में सभाएं किन मामलों का प्रबंधन करती थी? तो कृषि, न्याय और मंदिर मामलों का प्रबंधन करती थी। इसका आंसर डी हो जाएगा। ओएनडीसी की शुरुआत, ओएनडीसी क्या है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, अर्थात एमएसएमई वगैरह अगर कोई ऑनलाइन सामान बेचना चाहे तो अभी वो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन इनके थ्रू बेचना पड़ता है, तो इसमें प्लेटफॉर्म का चार्ज बहुत ज़्यादा है, प्लेटफॉर्म का चार्ज होता है और भी बहुत सारी यहाँ पर दिक्कतें आ सकती हैं हमारे जो डिजिटल कॉमर्स में जुड़ना चाहते हैं एमएसएमई वगैरह उनके लिए। तो इसलिए भारत सरकार ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स शुरू किया है, जहाँ पर एमएसएमई वगैरह अपने सामान बेच सकते हैं, अपना सामान खरीद बिक्री कर सकते हैं। तो इसको लेकर शुरू किया गया। यह किस मंत्रालय का अधीन है? इसके बारे में मैंने डिटेल पढ़ाया था, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का अधीन है। इसका आंसर डी हो जाएगा। ओएनडीसी का स्थापना कब हुई थी? तो 2021 में हुई थी, 21 दिसंबर 2021 में हुई थी, जिसका उद्देश्य डिजिटल व्यापार को समावेशी अर्थात डिजिटल व्यापार तक सभी की पहुंच को सुनिश्चित करना था, इंक्लूसिव बनाने का लक्ष्य रखा गया था। ओएनडीसी किस तकनीक पर आधारित है? ओपन सोर्स तकनीक है, कोई भी इस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकता है और इसके सोर्स कोड भी ओपन होते हैं। तो इसका पूछा जा रहा है कि किस तकनीक पर है, तो ओपन सोर्स है, या ओपन सोर्स तकनीक है, ओपन सोर्स है, कोई भी इसके सोर्स कोड वगैरह भी देख सकते हैं, अपने अनुसार उसका उपयोग भी कर सकते हैं। ओएनडीसी का उद्देश्य क्या है? तो एमएसएमई को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ना, जो माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, छोटे छोटे कंपनीज़ हैं, उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ना है। अगला सवाल पर चलते हैं कि बिल्ड फॉर भारत हैकाथॉन किससे संबंधित है? बिल्ड फॉर भारत हैकाथॉन ओएनडीसी से ही संबंधित है। इसी को लेकर के हैकाथॉन एक प्रतियोगिता आयोजित किया गया था कि इसमें क्या क्या सुधार किया जा सकता है, कुछ नए आइडियाज़ सजेस्ट कीजिए इसी को लेकर के। तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स को लेकर के एक हैकाथॉन आयोजित किया गया था, जिसका नाम है द बिल्ड फॉर भारत हैकाथॉन। बिहार पत्रकार सम्मान योजना, इसको बीपीएसएस कहा जाता है बंधुओं, बीपीएसएस के तहत पत्रकारों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? दरअसल में बीपीएसएस के तहत में कुछ प्रमुख पत्रकारों को जो रजिस्टर्ड होते हैं, रजिस्टर्ड पत्रकार हैं, उनको एक निश्चित आयु के पश्चात पेंशन दिया जाएगा। ये योजना बिहार सरकार ने शुरू किया था। तो उसी को लेकर के पूछा जा रहा है कि न्यूनतम आयु कितनी है? 21 का आंसर क्या हो जाएगा? 60 वर्ष है। जब 60 वर्ष के पत्रकार हो जाएंगे तो उनको पेंशन मिल सकेगा। बीपीएस के तहत पेंशन राशि कितनी दी गई है? तो इसके तहत पेंशन राशि 15,000 रुपये करीब में उनको पेंशन दिया जाएगा। पत्रकार हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी कितनी लंबी है? ब्रह्मपुत्र नदी 2900 किलोमीटर टोटल, तिब्बत में, भारत में, बांग्लादेश में, सब में मिला देंगे तो 2900 किलोमीटर के लगभग में इसकी लंबाई है। इसका आंसर सी हो जाएगा। सोहराई चित्रकला किस राज्य की परंपरा है? तो यह झारखंड राज्य की परंपरा है। सोहराई चित्रकला हजारीबाग क्षेत्र की पारंपरिक जनजातीय आर्ट है। सोहराई जिसको कहा जाता है, सोहराई कहा जाता है, याद रखिएगा, इसके बारे में पूछा जा सकता है। इसको जीआई टैग कब मिला था सोहराई चित्रकला को बंधुओं? तो 2020 में इसको जीआई टैग प्रदान किया गया था। 2020 में इसका आंसर बी हो जाएगा। पट्ट चित्रकला का संबंध किस मंदिर से है? पट्ट चित्रकला मुख्य रूप से जगन्नाथपुरी के मंदिर में पट्ट चित्रकला, कपड़े पर अद्भुत सी चित्रकला आपको दिख जाएगा यहाँ पर। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। पटुआ चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो यह पश्चिम बंगाल से है। पटुआ पश्चिम बंगाल की पारंपरिक लोक कला है जो कहानी कहने की शैली में बनाई जाती है और यह चित्रकला पश्चिम बंगाल से संबंधित है। इसका आंसर बी हो जाएगा। पटुआ चित्रकला में किस चीज़ पर चित्र बनाते हैं? तो इसमें हम लोग कपड़े की पट्टी पर, कपड़ा का पट्टी है, उसी पर पटुआ चित्रकला बनाया जाता है। ये इसकी बहुत बड़ी खासियत होती है और अद्भुत होता है यह। इसका आंसर सी हो जाएगा। FIDE की स्थापना कब हुई थी? तो ये चेस को लेकर के फेडरेशन है वर्ल्ड लेवल का, लेकिन चूंकि फ्रेंच नेम है इसका, इसीलिए FIDE यहाँ पर दिख रहा है आपको। विश्व शतरंज महासंघ इसको कहा जाता है, फेडरेशन कह सकते हैं, शतरंज महासंघ यह है यह। तो विश्व शतरंज महासंघ है। इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1924 में इसकी स्थापना हुई थी, 1924 में। हाल ही में दिव्या देशमुख जी ने FIDE वुमेन वर्ल्ड चैंपियनशिप पुरस्कार को जीता है और ऐसा जीतने वाली वो पहली महिला है। हालांकि 4 ग्रैंड मास्टर महिलाएं इससे पहले भी भारत में हुई हैं, चौथी नंबर की हैं वो।
तो ज़रूरी नहीं कि ग्रैंड मास्टर तभी बनते हैं जब इस पुरस्कार को जीत लिया जाए। ग्रैंड मास्टर की उपाधि FIDE के नॉर्म्स पूरा करने पर भी मिल जाता है। लेकिन दिव्या देशमुख ने 19 वर्ष की अवस्था में ही इस पुरस्कार, इस विश्व चैंपियनशिप वुमेन्स को जीता है उन्होंने, और इसके पश्चात से उनको ग्रैंड मास्टर का दर्जा मिला है। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति भवन में हुए कला उत्सव में किन 3 चित्रकलाओं का प्रदर्शन किया गया? तो सोहराई का, पट्टचित्र का और पटुआ का प्रदर्शन किया गया। इसी कारण से ये सवाल डाले गए थे और ये मैंने करवाया भी था आपको करंट अफेयर डिस्कशन के दौरान। प्रसाद ता मुएम थोम मंदिर किस राजा के शासनकाल में बनवाया गया था? ये मंदिर तो अब याद ही होगा आप सभी को, तो जयवर्मन सप्तम है, इसी के समय में बनाया गया था। प्रसाद ता मुएम थोम मंदिर खामेर राजा जयवर्मन सप्तम के शासनकाल में बनवाया गया था। इसका आंसर बी हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है जब यह अरुणाचल प्रवेश करती है? तो जब यह अरुणाचल प्रदेश प्रवेश करती है तो यह किस नाम से जानी जाती है? इसको वहाँ पर दिहांग या सियांग कहा जाता है, दिहांग या सियांग नदी कहा जाता है, दिहांग या सियांग नदी कहा जाता है इसको। ओके। अगला है भारत में हाइड्रोजन भरण एवं संग्रहण केंद्र कहाँ पर बन रहा है? रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से मुख्य रूप से, तो ये कहाँ पर है? तो यह जींद हरियाणा में जगह है जहाँ पर रेलवे भरण अर्थात हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटी, क्योंकि स्टोरेज फैसिलिटी तो बनाना पड़ेगा ना हमें कोच में, तभी जाके हाइड्रोजन ईंधन काम कर पाएगा। उसको स्टोरेज करने की तकनीक सबसे ज़्यादा कठिन होती है क्योंकि हाइड्रोजन अत्यधिक ज्वलनशील गैस होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जींद हरियाणा में हाइड्रोजन को स्टोर कैसे किया जाए, इसका तकनीक का निर्माण हम लोग कहाँ पर करते हैं? तो हरियाणा जींद में करते हैं। अगला सवाल है हाइड्रोजन के दहन से मुख्य रूप से कौन सा उत्सर्जन होता है? तो हाइड्रोजन के दहन से H2O ही बनता है। मतलब कि आने वाले समय में जब पूरे देश भर में हाइड्रोजन पर आधारित गाड़ियां चलने लग जाएंगी तो आप गाड़ी चला के आओगे तो एक टंकी पानी भरा हुआ रहेगा, उस पानी का आप उपयोग कर सकते हैं, अर्थात 100% रिन्यूएबल होगा। ये तभी होगा रिन्यूएबल जब जो हम हाइड्रोजन ईंधन ला रहे हैं वो भी हम रिन्यूएबल सोर्स से ही लाएँ। अर्थात अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग करेंगे हाइड्रोजन ईंधन के लिए तब जाके पूरा साइकिल जो है ये 100% शुद्ध हो पाएगा, नहीं तो शुद्ध नहीं होगा। आज अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर चला रहे हैं तो कोई ऐसा थोड़ी ना कि उससे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंच रहा है, पहुंच ही रहा है, क्योंकि आपके घर में जो बिजली आ रही है वो कहाँ से आ रही है भाई? तो वो तो कोयला जला के ही बन रहा है। अभी भी देश का 60% बिजली, तो इसलिए उससे कोई खास फायदा नहीं हो रहा है। हाइड्रोजन गैस की प्रमुख विशेषता क्या है? तो यह रंगहीन, गंधहीन और अत्यधिक ज्वलनशील होती है और इसी कारण से यह खतरनाक भी बन जाती है। आपको पता होगा कि ये लीक करेगी और अगर गंधहीन है तो पता भी नहीं चलेगा और आग लग जाएगा चारों तरफ। जिस प्रकार से LPG का अपना कोई गंध नहीं होता, उसमें मरकैप्टेन मिलाना पड़ता है तब जाकर उसका गंध आता है ताकि लीक होने में पता चले। उसी प्रकार से हाइड्रोजन के साथ भी हमें कुछ मिक्स करना पड़ेगा ताकि वो लीक हो तो हमें पता चल सके। इसका आंसर सी हो जाएगा। खामेर साम्राज्य जिसने वो मंदिर बनाया था उसकी राजधानी कहाँ थी? तो यशोधरपुर थी, यशोधरपुर थी। इसका आंसर सी हो जाएगा, जिसे अंकोर के नाम से भी जाना जाता है। कंबोडिया में इसका कैपिटल था, कंबोडिया में। इसका आंसर सी हो जाएगा। टिंडा कहाँ स्थित है? यहीं पर रूस में एक विमान का दुर्घटना हो गया था जिसके फलस्वरूप मैंने आमूर का क्षेत्र और यह टिंडा का प्रदेश भी पढ़ाया था। तो यह कहाँ पर स्थित है? तो यह सुदूर पूर्व रूस में स्थित है। वहीं पर एक प्लेन का दुर्घटना हो गया था आमूर के रीजन में, आमूर के रीजन में, आमूर के रीजन में एक प्लेन दुर्घटना हो गया था। आमूर नदी भी है बंधुओं, आपको पता होगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आमूर क्षेत्र मुख्यतः किस नदी के बेसिन में फैला हुआ है? तो यहाँ पर जेया नदी है। आमूर क्षेत्र जेया और बुरेया नदियों के बेसिन में फैला हुआ है। हालांकि आमूर भी नदी है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आमूर फाल्कन अपने पक्षी का नाम सुना होगा जो वहाँ से उड़ करके भारत भी आती है, कई सारे जगहों पर प्रवास पर जाती है। तो इसी क्षेत्रों पर वो पक्षी जो है उड़ के आती है और इसी क्षेत्र से आती है और यह चीन और रूस का सीमावर्ती इलाका है। दोनों देश की यहाँ पर बाउंड्री भी मिलती है। आमूर क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो यहाँ पर सोना बहुत सारे हैं, सोना के लिए जाना जाता है इस क्षेत्र को। स्वर्ण खनन का यह क्षेत्र है। पिपरहवा कहाँ पर स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है पिपरहवा, और यह चर्चा में था क्योंकि बौद्ध अवशेष लाए गए। भगवान बुद्ध का माना जा रहा है कि वो हड्डी है जो अवशेष हमें अभी अभी लाया है। पिपरहवा में ही उसकी खोज की गई थी। किसके द्वारा खोज की गई थी वो अगला सवाल है। पिपरहवा उत्तर प्रदेश नेपाल के सीमा के पास स्थित है जो बौद्ध अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है और यहीं पर विलियम
क्लैंस्टन पेपे ने भगवान बुद्ध के अवशेष खोजने का दावा किया था कि हमने भगवान बुद्ध के अवशेष खोज लिए, जिसमें शायद एक दांत है और कुछ रत्न आभूषण है, जिसकी नीलामी अभी की जानी थी हांगकांग में, लेकिन भारत सरकार के दबाव के पश्चात से वो भारत आ पाया है और अब इसको पब्लिक म्यूजियम में कोलकाता में विक्टोरिया म्यूजियम इसको प्रदर्शित किया जा रहा है फिलहाल में। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। पिपरवा रत्नों की अनुमानित कीमत कितनी है? तो इसकी कीमत थी $100 मिलियन, $100 मिलियन इसकी कीमत लगाई जा रही थी, लेकिन भारत सरकार के कारण से यह अपने देश वापस आ गया। निसार उपग्रह प्रत्येक कितने दिनों में वैश्विक मानचित्र तैयार कर लेगा? तो निसार उपग्रह प्रत्येक 12 दिनों में वैश्विक मानचित्र तैयार करेगा। 12 दिन इसका आंसर हो जाएगा। निसार का एल बैंड किसके लिए उपयुक्त होता है? तो एल बैंड का उपयोग ज्वालामुखी और भूकंपीय गतिविधि के अध्ययन के लिए किया जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारी पानी D2O किसके रूप में प्रयुक्त होता है? दरअसल पहली बार देश में कोई निजी कंपनी प्राइवेट कंपनी भारी जल का उत्पादन शुरू करेगी। इससे पहले ये काम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा किया जाता था, लेकिन अब मुंबई में एक निजी कंपनी के द्वारा भारी जल का उत्पादन शुरू किया जा रहा है। तो इससे क्या होगा? इसका निजीकरण हुआ है और हमारे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर उतना समय किसी और चीज़ पर दे पाएंगे। तो D2O किसके रूप में प्रयुक्त होता है? तो यह शीतलक के रूप में और मंदक के रूप में, अर्थात शीतलक और मंदक दोनों के रूप में उपयुक्त होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। डी इसका सबसे परफेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली निजी भारी पानी परीक्षण केंद्र सुविधा कहाँ पर बनाया गया है? तो यह पालघर मुंबई में बनाया जा रहा है और यहाँ पर एक फैक्ट्री है जिसके द्वारा अब इसका उत्पादन किया जाएगा। किस कंपनी ने शुरू किया है या विकसित किया है? तो TEMA इंडिया नामक एक कंपनी है जो इसका निर्माण अब शुरू कर रही है, भारी जल का निर्माण शुरू कर रही है। आइसोटोप होते हैं, दरअसल में आइसोटोप होते हैं हाइड्रोजन का D2O, जिसके द्वारा भारी जल का निर्माण होता है और इसका उपयोग शीतलक और मंदक के रूप में किया जाता है परमाणु भट्ठियों में। ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली भारत के कुल जल साधन क्षमता का कितना हिस्सा मौजूद है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में 30% हिस्सा मौजूद है। बी इसका आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र के दाहिने तट की सहायक नदी में कौन सी नहीं है? तो इसमें से बूढ़ी दिहिंद है, यह बाएं तट की सहायक नदी है, जबकि मानस, लोहित और सुबनसिरी दाहिने तट की सहायक नदियाँ हैं। चीन किस स्थान पर मेगा डैम बना रहा है? तो माडोग या मेडोग काउंटी इस जगह का नाम है तिब्बत में, और यहीं पर वो दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना रहा है। अगला सवाल है, भारत ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो सियांग, अभी मैंने पढ़ा था सियांग या दिहांग नाम से जाना जाता है। कहाँ पर? तो जहाँ अरुणाचल प्रदेश के पास ये प्रवेश करती है वहाँ पर। उसके पश्चात से जब असम में आती है तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है इसको। अगला है, ब्रह्मपुत्र का मार्ग कौन कौन से देशों से होकर गुजरता है? तो चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर के गुजरता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत निपुण भारत का उद्देश्य क्या है? निपुण भारत का उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक साक्षरता और गणना क्षमता में सुधार हो, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, यानी कि जो अंक गणित वगैरह होते हैं उनमें बच्चों को महारत करना, निपुण पहल का वही उद्देश्य रखा गया है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 किसने घोषित किया है? यह सहकारी नीति घोषित किया गया है अमित शाह जी के द्वारा घोषित किया गया है। अमित शाह जी के द्वारा घोषित किया गया है। राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य था सहकार से समृद्धि, ये इसका उद्देश्य रखा गया है। इस नीति के अनुसार हर गांव में क्या स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो हर गांव में एक सहकारी समिति स्थापित किया जाएगा। इसके तहत ये लक्ष्य रखा गया है। और इससे पहले सहकारी नीति 2002 ईस्वी में लाया गया। 2002 के सहकारी नीति के स्थान पर अब 2025 का सहकारी नीति बनाया गया है, जिसका समर्पण राष्ट्र को किसने किया है? तो अमित शाह जी ने किया है। वही सहकारी मंत्रालय भी उनके पास में है, तो ये भी याद रखिएगा। आज के वीडियो की शुरुआत इस सवाल से करते हैं जो 2-3 दिन पहले ही बीपीएससी प्रीलिम एग्ज़ाम में पूछा गया है। जो बीपीएससी का अलग अलग पेपर मैं आपको डिस्कस करवा रहा हूँ, लॉ ऑफिसर का, सिस्टम एनालिटिक्स का या पीआरओ का, उसमें सवाल पूछा गया है। पीआरओ का जो एग्ज़ाम है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, इसमें ये सवाल पूछा गया है। ये मैंने जुलाई के करंट अफेयर के दौरान करवाया था और मैंने बताया था कि ये जो है गुजरात में पहली बार
ट्राइबल जीनोम परियोजना शुरू किया गया है। और जुलाई के अंत में जो एग्ज़ाम हुआ तो उसमें वो सवाल पूछा गया है। तो ध्यानपूर्वक इसको करेंगे, देखेंगे कि क्या है आज के सभी सवालों को। और जुलाई के करंट अफेयर का यह अंतिम वीडियो होगा। इससे पहले ही मैंने 2 वीडियो बनाए हैं जुलाई के करंट अफेयर के लिए। पहला सवाल है, पीओपी मूर्तियों का विसर्जन कहाँ अनिवार्य किया गया है? दरअसल में बॉम्बे हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ही नाम है उसका, मुंबई हाई कोर्ट नाम नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2-3 पिछले महीने में विसर्जन को लेकर के एक फैसला सुनाया, क्योंकि अब गणेश चतुर्थी शुरू होने वाला है, अलग अलग फेस्टिवल शुरू होंगे। तो उससे पहले ही उसने बोला कि पीओपी अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस से जो मूर्ति बना हुआ होगा, जो उसमें हमें उसको पब्लिक वाले किसी भी विसर्जन स्थल पर विसर्जित नहीं करना है, बल्कि किसी आर्टिफिशियल टैंक में इसको विसर्जित करना है। ये फैसला सुनाया गया है बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा। प्लास्टर ऑफ पेरिस मूर्ति विसर्जन के लिए पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से कृत्रिम टैंक का उपयोग अनिवार्य किया गया है बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा। यह नियम नदियों और अन्य प्राकृतिक जल स्रोतों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए लागू किया गया है, क्योंकि पीओपी जल में घुलनशील नहीं होता है और यह जल निकायों को बहुत भीषण नुकसान पहुंचाता है। और ये जो जल में रहने वाले जीव हैं, जैसे फिश वगैरह है, उनमें प्रवेश करता है यह, और अंततः बायो मैग्निफिकेशन के द्वारा हमारे फूड चेन का हिस्सा बन जाता है। अर्थात जो हम वहाँ पर केमिकल विसर्जित करके आए थे वो हमारे फूड चेन का हिस्सा बन जाता है। तो इसको लेकर के बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आया था, इसको याद रखिएगा। पीओपी किस रसायन से बना होता है? कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट लिखा हुआ, कैल्शियम सल्फेट भी है, जिंक ऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट का। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट का CaSO4.12H2O होता है। यह एक अर्ध हाइड्रेटेड रूप है जो जिप्सम को गर्म करने पर प्राप्त होता है। जिप्सम भी याद रखिएगा, इसके बारे में पूछा जा सकता है प्रीलिम एग्जाम में। अगला है कि इसका उपयोग मूर्ति वगैरह के निर्माण में, मॉडल्स निर्माण में, घर के सजावटी में, जैसे पीओपी का फॉल्स सीलिंग आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है। मतलब छत में फॉल्स सीलिंग किया जाता है सजावट उसको सुंदर बनाने के लिए। पीओपी विसर्जन से जल में कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो ऑक्सीजन की कमी होती है इससे। पीओपी मूर्तियों का विसर्जन जल में ऑक्सीजन की कमी का कारण बनता है। पीओपी जल में घुलता नहीं है, जल निकायों के प्रदूषण को बढ़ाता है, जिससे जलीय जो जीव हैं उनके लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और पीओपी मौजूद रासायन जल के लिए अधिक हानिकारक हो जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, नई सहकारी नीति किस लक्ष्य वर्ष को ध्यान में रखकर बनाई गई है? नई सहकारी नीति का अनावरण किसके द्वारा किया गया? ये पिछले करंट के वीडियो मैंने आपको बताया था कि अमित शाह जी जो हैं हमारे गृह मंत्री महोदय, उनके द्वारा इसका अनावरण किया गया है। और ये जो है इससे पहले 2002 ईस्वी में हमारे लिए सहकारी नीति बनाया गया था। इस सहकारी नीति को मैंने मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़पेपर डिस्कशन में आपको डिटेल में करवाया हुआ है, उसको देख लीजिएगा। और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसको अलग से पढ़ाऊँगा भी। पूछा गया किस वर्ष के लिए ध्यान में रखकर बनाया गया है? लक्ष्य क्या इसमें बनाया गया है? इसमें लक्ष्य बनाया गया 2047 का लक्ष्य तय किया गया है। 2047 अमृत काल जो अभी चल रहा है, तो जब भारत की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, उसी के लक्ष्य को निर्धारित किया गया है सहकारी नीति के लिए भी। अगला है, भारत यूके FTA साइन हुआ है। हाल ही में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और यूके के बीच में साइन किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री जी गए थे यूके के दौरा पर, वहाँ पर इसको साइन किया गया है। कितने प्रतिशत निर्यात पर शून्य शुल्क पहुंच दी गई है? इंग्लिश में भी यहाँ पर लिखा गया, कृपया उसको भी पढ़ लें। इसका आंसर हो जाएगा डी, 99% एक्सपोर्ट पर शून्य शुल्क यानी कि जीरो शुल्क की पहुंच दी गई है। भारत यूके के FTA में 99% एक्सपोर्ट पर शून्य शुल्क की छूट दी गई है। इसका आंसर डी हो जाएगा, 99% पर शून्य शुल्क की छूट दी गई है। भारत यूके के साथ कौन सा FTA था? अभी तक भारत ने टोटल कितने FTA साइन किए हैं? तो भारत ने अभी तक 16 FTA साइन किए, जैसे UAE के साथ में, जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ में, बहुत सारे देशों के साथ हमारा FTA है, उसमें से ही एक है यूके के साथ में। भारत अब तक 16 FTA साइन कर चुका है। और अब जो वार्तालाप भारत की चल रही है प्रायोरिटी में, पहला है आपका अमेरिका के साथ में हमारा ट्रेड डील होगा, और दूसरा जो है वो कौन सा है? तो वो है आपका EU के साथ में, यूरोपियन यूनियन के साथ में है। इसको भी याद में रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है, निम्न से किस वस्तु को FTA के तहत शून्य शुल्क निर्यात की अनुमति मिली है?
हाल ही में भारत और यूके के बीच में, तो गहने और रत्न को लेकर के, जेम्स एंड ज्वेलरी को लेकर के, जिसका भारत बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, इस पर हमें 0% का अगर लगाया जाएगा तो अर्थात हमारे जेम्स एंड ज्वेलरी तुलनात्मक रूप से वहाँ पर सस्ते दामों पर बिकेंगे और इस सस्ते दाम के बिकने के कारण से हमारी वहाँ पर एक्सपोर्ट बढ़ सकती है। इसका आंसर सी हो जाएगा, याद रखिएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत यूके एफटीए के तहत गहने, रत्न, वस्त्र, समुद्री उत्पाद जैसे कि वस्तुओं को शून्य शुल्क निर्यात की अनुमति दी गई है। इससे भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन के बाजार में प्रतिस्पर्धी लाभ मिलेगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है भारत के उपराष्ट्रपति संबंधित संवैधानिक प्रावधान किस अनुच्छेद में है। दरअसल हमारे भारत के वाइस प्रेसिडेंट महोदय इस्तीफा देते हैं और इस्तीफा देकर कहाँ गए वो भी नहीं पता चल पा रहा है कि बेचारे कहाँ गए वो। ना कोई बयान आ रहा है उनका, ना कोई ट्वीट वगैरह आया, कुछ नहीं, नथिंग। वो गायब ही हो गया अचानक से पटल से। तो भारत के उपराष्ट्रपति महोदय जयदीप धनखड़ जी जो थे उन्होंने इस्तीफा दिया। अब तो उपराष्ट्रपति का चुनाव भी होने वाला है। तो ये आपसे पूछा जा रहा है किस अनुच्छेद में है इसकी चर्चा, तो अनुच्छेद 63 में है। अनुच्छेद 63 में है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति के पद को निर्दिष्ट करता है। यह अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की स्थापना और इसके महत्व को रेखांकित करता है और भारत के उपराष्ट्रपति और अमेरिकी के उपराष्ट्रपति दोनों पदों में काफ़ी ज़्यादा समानता मौजूद है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। हालांकि कुछ डिफरेंसेस भी हैं, जैसे अगर भारत में राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति उनके पदों का वहन तब तक करेंगे जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है। भारत में ये प्रथा है, लेकिन अमेरिका में है कि अगर राष्ट्रपति कोई भी कारण से पद अपना छोड़ते हैं तो उपराष्ट्रपति उनके बचे हुए पूरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव किस सदन में पहले लाया जाता है। तो राज्यसभा में लाया जाएगा, लेकिन उपराष्ट्रपति का चुनाव के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही वोटिंग करते हैं, ये भी याद रख सकते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर राज्यसभा के सभापति का चुनाव नहीं है। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि लोकसभा के सभापति का चुनाव तो लोकसभा के द्वारा किया जाता है, लेकिन राज्यसभा के सभापति का चुनाव राज्यसभा के द्वारा ही क्यों नहीं किया जाता है केवल। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव नहीं है, बल्कि भारत के वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव है। इसके कारण से उसका चुनाव दोनों सदन के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। वाइस प्रेसिडेंट पदेन राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। इसको इस तरह से देखिएगा, वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के सभापति होते हैं, न कि राज्यसभा के सभापति वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, सही से पढ़िएगा। पॉलिटिकल इसमें गवर्नेंस में कुछ चीज़ों को आपको समझना पड़ता है। अगला सवाल, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो भारत के राष्ट्रपति महोदय इनके शपथ ग्रहण करवाते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। जयदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया और ये भारत के 14वें वाइस प्रेसिडेंट थे। इसका आंसर याद रखिएगा। अगला सवाल है, उपराष्ट्रपति संबंधित 11वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ था। तो ये 1961 में पारित हुआ था। इसका आंसर बी हो जाएगा, जिसमें उपराष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया में बदलाव लाया गया। इस संशोधन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। दरअसल में इस संशोधन से पहले जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होता था तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनिवार्य थी कि संयुक्त रूप से दोनों सदन बैठ करके चुनाव करते थे। इस संयुक्त बैठक को खत्म किया गया और इसमें डाला गया कि उपराष्ट्रपति का चुनाव दोनों सदन के मिलकर बने निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा। संयुक्त बैठक का जो प्रावधान था उसको खत्म कर दिया गया, अनिवार्यता का। दूसरा ये भी किया गया कि उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित इसी संशोधन के पश्चात किया गया, कोई अगर विवाद उत्पन्न होता है तो उसका समाधान भारत के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा। ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है यह संशोधन, इसको याद रखिएगा, शायद ही आपने पढ़ा होगा। अगला सवाल है, भारत में दल बदल मामले में निर्णय लेने का अंतिम अधिकार किसके पास में होता है। बहुत बार ये सवाल पूछा गया, हाल फिलहाल के पेपर में भी पूछा गया है। डीएसओ एग्जाम में भी था दल बदल, और लॉ ऑफिसर के एग्जाम में भी दल बदल था। तो सभापति के पास में होता है, जो जिस सदन के सभापति हैं उनके हाथों में होता है। राज्य विधानसभा के सभापति के हाथों में होगा, लोकसभा के सभापति के हाथों में होगा, राज्यसभा के सभापति के हाथों में होगा। अगला सवाल है कि पाइका विद्रोह किस वर्ष हुआ था। तो पाइका विद्रोह 1817 में हुआ था। 1817 में हुआ था, उड़ीसा में हुआ था। यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विद्रोह था जिसमें स्थानीय पाइकी योद्धाओं ने हिस्सा लिया था। उड़ीसा में हुआ था, ये भी याद रखिए। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, पाइका विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। तो विरासती जमीन छीनना और कर लगाना। हमेशा जो जनजातीय विद्रोह का कारण होता है वो यही है, धर्म होता है,
जमीन होता है, जंगल होता है, यही तो होता है मुख्य रूप से। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि पाइका विद्रोह का मुख्य क्षेत्र कौन सा था, तो ओडिशा का क्षेत्र था। इसका आंसर सी हो जाएगा। ओडिशा के खुर्दा, पुरी और कटक क्षेत्रों में यह भीषण विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, और अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह था। कुछ वर्ष पहले भारत सरकार सोच रही थी कि इसको स्वतंत्रता संग्राम का, पहला स्वतंत्रता संग्राम का दर्जा दिया जाए, जो फिलहाल में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को मिला हुआ है। पाइका विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो रायज गुरु ने किया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। ये खुर्दा के पूर्व सेनापति थे और खुर्दा के राजा का भी नाम आता है। पाइका विद्रोह के नेता बक्सी जगबंधु, जो खुर्दा के राजा के सैन्य कमांडर भी थे, बक्सी जगबंधु का भी नाम याद रखिएगा। बक्सी जगबंधु का भी नाम याद में रखिएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। वैसे बक्सी जगबंधु का भी याद रखिएगा, बक्सी जगबंधु। ओके। अगला सवाल है कि थिएटर निदेशक तन थियाम, इनका मृत्यु हो गया। आपको बताया था मैंने, इन्होंने थिएटर का कई दिनों तक, कई वर्षों तक भारत के एनएसडी का, जो हमारा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, उसके डायरेक्टर भी रहे हैं और भारत के बहुत ही शानदार निर्देशक भी माने जाते हैं। तो ये किस राज्य से थे, तो ये मणिपुर से थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तन थियाम मणिपुर के इम्फाल से थे, एक प्रसिद्ध थिएटर निर्देशक थे, डायरेक्टर थे, जिन्होंने भारतीय रंगमंच में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसका आंसर बी हो जाएगा। तन थियाम ने किस भारतीय संस्थान निदेशक के रूप में काम किया, तो भारतीय नाट्य संस्था, भारतीय नाट्य विद्यालय, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है एनएसडी, इसका ये डायरेक्टर के पद पर भी रहे हैं, निदेशक के पद पर भी रहे हैं। ये भी याद रखिएगा। निदेशक और निर्देशक में फर्क होता है बंधुओं, ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। फिल्म के निर्देशक, थिएटर में जो आर्ट परफॉर्म किए जाते हैं उसका निर्देशक का काम भी करते थे तन थियाम। ठीक है, तन थियाम इनका नाम है, और एनएसडी के प्रमुख भी रहे हैं कुछ दिनों तक। एपीसी की स्थापना किस वर्ष हुई, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 1989 ईस्वी में हुआ था। हाल ही में इसकी बैठक होने को लेकर चर्चा में थी। इसका आंसर बी हो जाएगा। एपीसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो यह सिंगापुर में है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 2024 में जो एपीसी की बैठक हुई थी वो लीमा, पेरू में हुआ था। ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत इसका मेंबर नहीं है। अगला सवाल है कि एपीसी के उद्देश्य में शामिल नहीं है मुक्त व्यापार, निवेश वृद्धि, रक्षा सहयोग, आर्थिक विकास, इस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं। आपको अगर पेपर आपने देखा होगा जो मैंने सॉल्व करवाया है, इसमें से रक्षा सहयोग इसका हिस्सा नहीं है। बाकी फ्री ट्रेड, इंगेज इन इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये तीनों का तीनों हिस्सा है किसका, तो एपीसी के उद्देश्यों में। एपीसी में कुल कितने सदस्य अर्थव्यवस्थाएं हैं, इसमें किस सदस्य देश शामिल हैं, जैसे कि यूएस, चीन, जापान, बड़े बड़े देश। एशिया प्रशांत के क्षेत्र में जितने भी देश आपको दिखते हैं बड़े, वो सब के सब इसमें शामिल हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। भारतीय सेना में ड्रोन स्वार्मिंग तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है, स्वार्मिंग तकनीक है, अर्थात झुंड वाला ड्रोन है। उसका क्या अर्थ है भाई, तो इसका अर्थ है सामूहिक निगरानी, वो हमला करना, कलेक्टिव सर्विलांस एंड अटैक। कलेक्टिव रूप से एक दूसरे से सिंक्रोनाइज वे में ये अटैक करते हैं। जिस प्रकार से आर्मी मैन एक सिंक्रोनाइज वे में एक पूरा बटालियन चलता है, एक पूरा ग्रुप चलता है, तो उसी प्रकार से ड्रोन के बहुत बड़े बड़े ग्रुप होते हैं जो एक साथ उड़ते हैं और सिंक्रोनाइज वे में जो उनको टास्क दिया जाता है उसको परफॉर्म करते हैं। इसको क्या कहा जाता है, स्वर्ण ड्रोन तकनीक कहा जाता है। अगला सवाल है एडफेल्सीवैक्स, इसके बारे में मैंने गूगल पर भी, यूट्यूब पर कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था, इसके बारे में पूछा था। एडफेल्सीवैक्स वैक्सीन किस रोग के लिए विकसित की गई है, और यह आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा डेवलप किया गया है, और यह मलेरिया के लिए वैक्सीन है। इसका आंसर सी हो जाएगा। वैक्सीन भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा मलेरिया से सुरक्षा के लिए विकसित की गई है। यह वैक्सीन मलेरिया परजीवी के खिलाफ सबसे प्रभावी मानी जा रही है, और इसका नाम जरूर याद रखिएगा, एडफेल्सीवैक्स। इसका नाम ही यही है, कोई यहाँ पर टाइपिंग एरर वगैरह नहीं है। एड, एफ कैपिटल है, फिर सी कैपिटल है और वी कैपिटल है, तो एडफेल्सीवैक्स है मलेरिया का वैक्सीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतनी बार इसीलिए कह रहा हूँ, कोई कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, भले अभी नहीं पूछे, 1 साल बाद पूछे, लेकिन पूछेगा आपसे। एडफेल्सीवैक्स किस प्रकार की वैक्सीन है, तो mRNA वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, डबल स्टैंडर्ड वैक्सीन। ये इससे सबसे कठिन सवाल हो गया। आप मुझे ज़रूर बताएं इसका।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिकॉम्बिनेंट प्रकार का यह वैक्सीन है। इनएक्टिवेटेड में क्या होता है? तो जो बीमारी है, जैसे कोरोना है, तो कोरोना का वायरस ले लेंगे और उसको इनएक्टिव कर देंगे ताकि वो अपना कॉपी ना बना सके और उसको मानव शरीर में प्रवेश करवा देंगे, तो इसको कहा जाएगा इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। लेकिन रिकॉम्बिनेंट में क्या होता है? इसमें हम लोग जीन अनुवांशिक इंजीनियरिंग का उपयोग करते हैं और अनुवांशिक इंजीनियरिंग करने के पश्चात से जो वायरस है या जो बैक्टीरिया जो हमें इन्फेक्ट कर सकती है उसके जीन निकाल करके हम किसी गैर हानिकारक वाले बैक्टीरिया के साथ प्रवेश करा देते हैं हमारे शरीर में, जिससे हमारा शरीर इसको पहचान ले, उसकी बारे में रोग के प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप कर ले और जब इस बैक्टीरिया का अटैक हो तो हम क्या कर सकें, शरीर हमारा पहले से ही तैयार हो उस अटैक को झेलने के लिए। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन का प्रकार कहा जाता है, जिसमें क्या होता है, एक प्रकार का टीका है जो अनुवांशिक इंजीनियरिंग का उपयोग करके बनाया जाता है। इसमें किसी रोगजनक जैसे कि वायरस या बैक्टीरिया के एक विशिष्ट प्रोटीन को हम लोग जीन को निकाल करके उसे हानि रहित जीव जैसे कि यीस्ट या बैक्टीरिया में डाल देते हैं और उसको अपने शरीर में प्रवेश करवा देते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा शरीर उसके लिए पहले से ही तैयार हो जाता है। आपको लग रहा होगा इतना सारा राम कहानी मैं क्यों कह रहा हूँ? आप 69 बीपीएससी का पेपर उठा करके देखिए, आपको वहाँ पर दिखेगा ये चीज़। ठीक है, अगले सवाल पर चलते। भारत में मलेरिया का सबसे सामान्य परजीवी कौन सा है? इसको पीवीवैक्स कहते हैं। भारत में पीवीवैक्स प्रकार का मलेरिया का परजीवी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, खास तौर से उत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा प्रचलित है यह। इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि मुफ्त बिजली योजना के तहत बिहार सरकार कितनी यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी? तो 125 यूनिट बिजली मुफ्त देगी आप सभी को, लेकिन बिजली आए तब तो बिजली मुफ्त मिलेगी। इसका आंसर बी हो जाएगा। बिहार की मुफ्त बिजली योजना 2025 की स्थिति से लागू होगी। 1 अगस्त से लागू हो गई है, 1 अगस्त से लागू हो गई है, मैंने बताया भी था आपको। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है कि बिहार की नवीनकरणीय ऊर्जा योजना के तहत सौर ऊर्जा संयंत्र कितने मेगावाट उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 10,000 मेगावाट उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। बिहार सरकार की नवीकरणीय योजना के तहत अगले 3 वर्षों में 10,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन किया जाएगा, ऐसा बिहार सरकार ने ऐसा बोला है। कुटीर ज्योति योजना का उद्देश्य क्या है? तो बीपीएल परिवारों को बिजली कनेक्शन देने से जुड़ा हुआ है। कुटीर ज्योति योजना शुरू किया गया है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने के लिए शुरू की गई है। खासतौर से बीपीएल परिवारों को ये बिजली का कनेक्शन दिया जाएगा। एआई प्रयोगशाला किस विभाग के अंतर्गत काम करती है? तो DGIIS है। प्रयोगशाला डायरेक्टर जनरल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंतर्गत कार्य करती है। यह प्रयोगशाला रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग को बढ़ावा देती है। डिफेंस और इन सब क्षेत्र से जुड़े हुए जो एआई का उपयोग है वो इसी प्रयोगशाला के अंतर्गत में होता है। एआई प्रयोगशाला जो किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत है? तो DGIIS डिपार्टमेंट के अंतर्गत है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है 34 नंबर की ओपन सोर्स वाला तो स्किप कर दिया है, उस सवाल में कुछ भी नहीं था। 34 नंबर है कि मलेरिया वैक्सीन के लिए ICMR का सहयोगी संस्था कौन सा है? तो दरअसल में NIMR, इसको क्या कहा जाता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च। ये जो है ये सहयोग कर रहा है ICMR के साथ में, ये जो वैक्सीन अभी मैंने आपको बताया उसको डेवलप करने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला है नाटो की उच्चतम राजनीतिक निर्णय लेने वाली इकाई कौन सी है? तो यह नाटो अटलांटिक काउंसिल है, NAC है, जरूर याद रखिएगा। ये नाटो का सर्वोच्च निर्णय लेने वाली इकाई है और भारत को इसी ने धमकाया था कि अगर आपने रूस से तेल लेना बंद नहीं किया तो हम आप पर बहुत भारी सैंक्शन लगा देंगे, है ना। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, इसलिए चर्चा में था, मैंने पढ़ाया था ये। आकाश प्राइम वायु रक्षा प्रणाली की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? दरअसल में आकाश प्राइम वायु रक्षा प्रणाली है, डिफेंस प्रणाली है, रक्षा करने वाला ढाल है, यह अटैकिंग नहीं है, डिफेंसिव है। तो ये जो डिफेंस वाला प्रणाली है इसका लद्दाख में हाई एल्टीट्यूड एरिया में इसका सफल परीक्षण किया गया DRDO के द्वारा। हाई एल्टीट्यूड एरिया में सफल परीक्षण किया गया DRDO के द्वारा, लद्दाख में किया गया, ये भी याद रखिएगा। आकाश प्राइम इसको कहा गया है। ये स्वदेशी रूप से विकसित सतह से हवा मार करने वाली प्रणाली है। इसका आंसर सी हो जाएगा। और हाई एल्टीट्यूड एरिया में इसका परीक्षण किया जा रहा है। आकाश प्राइम में कौन सी तकनीक प्रमुख रूप से प्रयुक्त होती है? तो फेज्ड एरे रडार का उपयोग किया जाता है। आकाश प्राइम प्रणाली में फेज्ड एरे रडार
कमांड गाइडेंस सिस्टम का उपयोग किया जाता है। यह तकनीक लक्ष्य को ट्रैक कर मिसाइल को सटीकता के साथ मार गिराने में सहायक है और इसी के कारण से इसको बहुत ही खतरनाक वेपन माना जाता है डिफेंस के क्षेत्र में, मतलब कि रक्षात्मक में, अटैकिंग नहीं, रक्षात्मक में यह बहुत ही शानदार प्रणाली है जो दुनिया में सर्वोत्तम काम कर रही है। आकाश ने तो दिखा दिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उसी का उन्नत संस्करण है आकाश प्राइम जो हम डेवलप कर रहे हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है सुपर स्वच्छ लीग कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण से संबंधित है। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या है? तो सुपर स्वच्छ लीग कार्यक्रम स्वच्छ सर्वेक्षण 24-25 के तहत आयोजित एक पहल है जिसे देश के प्रमुख शहरों ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए भाग लिया इस पहल में। और कौन सा जिला, कौन सा राज्य, कौन सा प्रदेश जो है वो कितना ज़्यादा स्वच्छता को बढ़ावा देगा, इसी को लेकर के यह पहल शुरू किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 24-25 में प्रयागराज को किस विशेष श्रेणी में सम्मानित किया गया है? प्रयागराज को सम्मानित किया गया है तो सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर के रूप में इसको सम्मानित किया गया है। और फिलहाल में गंगा जी में डूबा हुआ था ये। वहाँ के एक पुलिस मैन थे जो बहुत अच्छा वीडियो बना रहे थे, कूद कूद के नहला रहे थे, मतलब घर के छत से कूद रहे थे अपने गली में और नहा रहे थे वो। इसका आंसर सी हो जाएगा। 24-25 प्रयागराज को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर के रूप में सम्मानित किया गया क्योंकि इसने गंगा नदी के किनारे स्वच्छता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इतना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, इतना ज़्यादा गंगा जी खुश हो गई कि गंगा जी घर तक ही आ गई। बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है लोगों को दरअसल में। और प्रयागराज शहर अगर आप जाएंगे, शहर बहुत अद्भुत है, लेकिन उसकी बसावट की कोई सीमा नहीं तय की गई है। बहुत गंगा जी के नज़दीक तक घर बने हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा भी जल वृद्धि होता है तो लोगों के घरों तक पानी आ जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है पुथुकुडी अन्यार मंदिर विवाद किस राय से संबंधित है? दरअसल में मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि इस मंदिर में SC/ST वर्ग भी प्रवेश कर सकते हैं, उनको नहीं रोका जा सकता है। तो यह तमिलनाडु का मामला है जहां पर मद्रास हाईकोर्ट के फैसला सुनाना पड़ा। और आज भी हमारे देश में हाईकोर्ट को फैसला सुनाना पड़ता है कि सभी जाति के लोग मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। भगवान पर भी किसी विशेष जाति का अधिकार होता है क्या? भगवान के लिए तो सब सेम ही हैं, उनके लिए तो ऊंच नीच, पुरुष महिला, इंसान, जानवर, उसमें किसी में भी कोई फर्क नहीं है भाई। इसका आंसर बी हो जाएगा। कौन सा मंदिर प्रवेश आंदोलन केरल के गांधी केलप्पम से जुड़ा हुआ है? तो गुरुवायूर सत्याग्रह था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके अलावा केलप्पम का नाम वाईकॉम सत्याग्रह में भी आता है। वाईकॉम सत्याग्रह जो है ना, वाईकॉम सत्याग्रह उसमें भी आता है, वाईकॉम सत्याग्रह में भी आता है। केलप्पम, TK माधवम, KP केशव मेनन, इन सब का नाम आपने सुना होगा। और इनडायरेक्टली रूप से PV रामास्वामी नायकर, पेरियार और महात्मा गांधी ने भी इसको समर्थन दिया था। तो ये भी याद रखिए, केलप्पम का नाम याद रखिए, गुरुवायूर सत्याग्रह और वाईकॉम सत्याग्रह। इसका आंसर बी हो जाएगा। वाईकॉम सत्याग्रह का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा मंदिर में निचली जाति को प्रवेश का अधिकार। इसमें वाईकॉम ही है क्या ऑप्शन ए में? हाँ, वाईकॉम ही है, तो ये भी हो जाएगा। वैसे हिंदी में गलत लिखा हुआ वाईकॉम होता है, वायोकॉम भी बोलते हैं इसको, वाईकॉम, हाँ ये बोलते हैं, वाईकॉम बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो इसका भी ए और बी दोनों ही होना चाहिए, वहाँ पर गलती से आंसर बी दिया हुआ होगा। वाईकॉम सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मंदिर निचली जाति के प्रवेश का अधिकार दिलाना। इसका आंसर बी हो जाएगा। नाटो का गठन कहाँ पर हुआ था? तो बी हो जाएगा, वाशिंगटन DC में 1949 ईस्वी में। इसका आंसर बी हो जाएगा। 4 अप्रैल को 1949 में गठन हुआ था। अनायोट्टू उत्सव का आयोजन किस राज्य में होता है? हाल ही में आयोजन हुआ था, केरल राज्य में होता है अनायोट्टू। केरल के त्रिशूर में वड्डकुना नाथ मंदिर में होता है। यह उत्सव हाथियों की पूजा और देखभाल से संबंधित है। वहाँ पर हाथियों को लोग जमा होकर के खूब सारा खाना खिलाते। इसका आंसर बी हो जाएगा। तमिलनाडु मंदिर प्रवेश आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो तमिलनाडु में मुख्य रूप से नेतृत्व दिया था पेरियार ने। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है स्वच्छ सर्वेक्षण 24-25 में कितनी जनसंख्या की श्रेणियां बनाई गई हैं? स्वच्छता सर्वेक्षण 24-25 हुआ है, इसमें जनसंख्या से जुड़ी हुई बहुत छोटे जनसंख्या वाले शहर, मध्यम शहर, बड़े शहर और महानगर, इस प्रकार से 5 श्रेणियां बनाई गई हैं। बहुत छोटे, मध्यम और बड़े नगर, बड़े शहर और फिर महानगर, इस प्रकार से 5 श्रेणियां बनाई गई हैं। 5 श्रेणियां बनाई गई स्वच्छता को लेकर के, जिलों की रैंकिंग और शहरों की रैंकिंग और महानगरों की रैंकिंग को लेकर के। अगला है सफाई मित्र सुरक्षित शहर का मान्यता किसे दिया गया है? तो ये दिया गया जबलपुर को, मध्य प्रदेश का जबलपुर को दिया गया है। अगला है आकाश प्राइम किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो यह DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना
को किस कार्यक्रम से प्रेरणा मिली है? तो दरअसल में ये क्या है भाई, तो देश के 100 सबसे पिछड़े हुए, कृषि में पिछड़े हुए और कम उत्पादकता वाले जो ज़िले होंगे उनमें किसानों की मदद करना है, उत्पादकता को बढ़ाने में मदद करनी है। तो इसी को लेकर प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को शुरू किया गया है। तो ये किस तरह की योजना के तर्ज पर शुरू किया गया है? तो नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम जो था, इसमें था कि देश के पिछड़े ज़िले जो हैं उनका चयन किया गया था और उनको अलग से मदद दे करके डेवलप करने का प्रयास किया गया था। उसी के तहत इसको शुरू किया गया है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की कुल अवधि कितनी है? तो यह 6 वर्षों के लिए चलाया गया है। 2025-26 से लेकर के 2030-31 तक के लिए चलाया गया है, ये भी याद रखिएगा। PMDDKY योजना में चयनित जिलों की संख्या कितनी होगी? तो देश के 100 कम उत्पादकता वाले जिलों का चयन किया जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है ट्राइबल जीनोम परियोजना किस राज्य में शुरू किया गया है? यही सवाल पूछा गया है लॉ ऑफिस PRO में पूछा गया है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर पूछा गया है। तो गुजरात राज्य हो जाएगा। गुजरात ट्राइबल जीनोम परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो आनुवांशिक स्वास्थ्य जोखिमों की पहचान करना, यही इसका उद्देश्य रखा गया है। अगला सवाल है कि ट्राइबल जीनोम परियोजना का संचालन कौन कर रहा है? तो गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के द्वारा ट्राइबल जीनोम परियोजना का संचालन किया जा रहा है, ये भी याद रखिएगा। सारे जितने एग्ज़ाम हुए हैं, DSO का आप उल्टा लीजिए, लॉ ऑफिसर का उल्टा लीजिए, आज जो पेपर मैंने करवाया है, आज सुबह में जो मैंने करवाया है, कौन सा करवाया है, आज 21 अगस्त को मैंने सिस्टम एनालिटिक्स का करवाया है, उसमें भी करंट अफेयर के आपको सवाल दिखेंगे न्यूज़पेपर से। तो वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी बहुत बड़ी काबिलियत है कि मैं सारा आप निकाल लेता हूँ, नहीं। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप सीरियसली न्यूज़पेपर को फॉलो कीजिए। करंट अफेयर के आधे से ज़्यादा चीज़ें वहीं से हो जाती हैं कंप्लीट, है ना। मैं ये कहने का प्रयास कर रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैवलिन मिसाइल किस पीढ़ी की मिसाइल है? तो तीसरी पीढ़ी की मिसाइल है। फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। टैंकों के खिलाफ इसका उपयोग किया जाता है। कंधे पर रख करके इसको फायर किया जा सकता है। जैवलिन मिसाइल इसको कहा गया है। भारत में जैवलिन मिसाइल का सह उत्पादन किस देश के साथ में हो रहा है? तो भारत और अमेरिका मिलकर के इसका सह उत्पादन कर रहे हैं। बिहार आइडिया फेस्टिवल का उद्देश्य क्या था? बिहार आइडिया फेस्टिवल का उद्देश्य था नवाचार और उद्यमता को बढ़ावा देना। पूरे राज्य भर से आइडिया को इकट्ठा करना स्टार्टअप के लिए, और उसको फिर सरकार बढ़ावा देने का प्रयास करेगी। इसी को बिहार आइडिया फेस्टिवल कहा गया है। बिहार आइडिया फेस्टिवल कहा गया। इसी को लेकर एक पोर्टल शुरू किया गया था जिसमें 10,000 के करीब में आइडिया को इकट्ठा करना था। और अभी जो एक सप्ताह पहले का न्यूज़ है कि मधुबनी के लड़के का बहुत अच्छा आइडिया है स्टार्टअप को लेकर के, जिसको शायद सरकार मदद करने जा रही है। अगला सवाल पर चलते हैं। स्टार्टअप दीदी किस अभियान से जुड़ा हुआ है? तो यह जीविका पहल का हिस्सा है स्टार्टअप दीदी। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 का उद्देश्य क्या है? तो समावेशी युवा केंद्रित स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाना, यही इसका उद्देश्य रखा गया है। PMDDKY प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत मास्टर प्लान कौन तैयार करता है? जिला धन धान्य समिति जो है, जिला धन धान्य समिति है, वही मास्टर प्लान तैयार करती है उस ज़िले के लिए, क्योंकि ये हमें टारगेट करना है 100 कम उत्पादकता वाले ज़िलों को। जैवलिन मिसाइल का सह उत्पादन किस कंपनी के साथ होगा? तो राइथॉन है और लॉकहीड मार्टिन, ये US की कंपनी है और एक भारत की कंपनी है। ये दोनों मिलकर के इसका उत्पादन भारत में करने जा रहे हैं। जैवलिन मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल होती है। फायर एंड फॉरगेट, अगर किसी टैंक की तरफ में इसको छोड़ दिया तो निश्चित तौर पर उसको हिट करेगा ये। जैवलिन मिसाइल की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो ये कंधे से चलाने योग्य है। कोई भी जो सैनिक होते हैं वो इसको कंधे पर उठा करके इसको फायर कर सकते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। इसका आंसर बी हो जाएगा। SCO के बारे में यहाँ पर कथन दिए गए हैं, 3 कथन, आप उसको हल कीजिए। इसकी स्थापना आतंकवाद, अतिवाद और अलगाववाद से निपटने हेतु हुई। भारत 2017 से इसका सदस्य है। इसका मुख्यालय ताशकंद उज्बेकिस्तान में है। देखिए यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया हुआ है। तो तीसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा। पहला दूसरा तो बिल्कुल सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। तीसरा क्यों गलत हो जाएगा? तीसरा इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि इसका मुख्यालय जो है वो उज्बेकिस्तान में नहीं है, बल्कि ताशकंद में नहीं है, बल्कि चीन के बीजिंग में है। इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। निम्न से कौन सा कथन इबादत खाना के बारे में सत्य है? क्यों मैंने ये सब पढ़ाया था न्यूज़पेपर में? इसलिए पढ़ाया था क्योंकि NCERT में बदलाव किया गया है और कहा गया है कि बहुत सारे जो शासक थे उनको भारत के काले इतिहास के श्रेणी में उनका नाम रख दिया गया है। जैसे बाबर, अकबर, इन सब का नाम रखा गया है।
ये औरंगजेब द्वारा धार्मिक चर्चाओं हेतु शुरू किया गया था और सत्य कथन पूछा गया है। ये अकबर द्वारा धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने हेतु शुरू किया गया था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा इबादत खाना। इबादत खाना अकबर द्वारा 1575 फतेहपुर सीकरी में स्थापित किया गया ताकि इस विभिन्न धर्म के विद्वानों के बीच धार्मिक सहिष्णुता और संवाद को बढ़ावा दिया जा सके। इसका आंसर सी हो जाएगा। दीन इलाही धर्म के निर्माण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? अकबर ने भारत में एक हिंदू मुस्लिम धर्म को मिला करके एक नया धर्म बनाने का शुरुआत करने का असफल प्रयास किया, जिसका नाम रखा उसने दीन इलाही। लेकिन ये कभी भी संपूर्ण रूप से पूरे भारत में फैल नहीं पाया और ना ही अकबर ने तलवार की बदौलत इसको फैलाने की कोशिश की थी। तो विभिन्न धर्मों में एकता, मानवीय मूल्य स्थापित करना, यही था दीन इलाही धर्म का मुख्य लक्ष्य, यही था। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है संघाई भावना को आगे बढ़ाना। SCO आगे बढ़ रहा है। किस सम्मेलन का थीम था? 2025 के तियानजिन सम्मेलन। दरअसल 2025 में तियानजिन में SCO की बैठक हुई है, इसी का यह थीम था। इसका आंसर सी हो जाएगा। 2025 में टेस्ला ने भारत में पहला शोरूम कहाँ पर शुरू किया? मैंने आपको बताया भी था कि देखिए, भारत के सबसे समृद्ध राज्य, भारत के इकोनॉमिक कैपिटल वाला राज्य के जो मुख्यमंत्री महोदय हैं, वो एक अमेरिका की प्राइवेट कंपनी के कार शोरूम का उद्घाटन करने चले गए थे, देवेंद्र फडणवीस महोदय। तो मुंबई में शुरू किया गया। इसका आंसर सी हो जाएगा। हमारा देश के इतना बड़ा राज्य का, इतना बड़ा CM, इतना समृद्ध राज्य का, और अमेरिका की कंपनी का शोरूम उद्घाटन करने चला जाता है, नाक कटा के रख देते हैं ये लोग। इसका आंसर सी हो जाएगा। अकबर द्वारा समाप्त किया गया जजिया कर किस पर लागू होता था? तो ये हिंदू और गैर मुस्लिम नागरिकों पर लागू होता था। इसका आंसर सी हो जाएगा। दीन इलाही के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह एक स्वैच्छिक धर्म था जिसमें सत्य, दया और मानवता पर जोर दिया गया था। राजा मानसिंह किसके शासनकाल में मुगल सेना के सेनापति बने थे? तो अकबर के शासनकाल के दौरान। इसका आंसर सी हो जाएगा। अकबर द्वारा शुरू किया गया सुलह-ए-कुल किसका प्रतिनिधित्व करता था? तो धार्मिक सहिष्णुता और सभी धर्मों के स्वीकार्यता का प्रतिनिधित्व करता था सुलह-ए-कुल। AAIB क्या है भाई? तो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट का विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो इसको कहा जाता है। इसने जांच किया था और आपको बताया भी था कि एयर इंडिया के जांच करके इसने प्रथम 1 महीने के पश्चात जो रिपोर्ट दिया जाता है वो पेश भी किया था, जिसमें बताया गया था कि भाई स्विच ऑफ हुआ है। तो वो स्विच ऑफ कैसे हुआ उसके बारे में अब 1 साल बाद रिपोर्ट आएगा। अभी तो गायब ही हो गया वो न्यूज़। तो विमान अधिनियम 1934 की धारा 7 के तहत में यह दुर्घटना की जांच करता है। AAIB ये इसी एक्ट के तहत में दुर्घटना की जांच करता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। फ्यूल गैस डीसल्फ्राइजेशन तकनीक का उद्देश्य क्या है? मैंने आपको बताया था कि देश के जितने थर्मल पावर प्लांट हैं उन सभी के लिए भारत सरकार ने फ्लू गैस डीसल्फ्राइजेशन तकनीक को अपनाने को कहा है, जिसको लेकर के बहुत सारा पैसा खर्च होगा। तो चरणबद्ध तरीके से इसको पूरे भारत में लागू किया जाएगा। तो इसका उद्देश्य है SO2 उत्सर्जन को कम करना, सल्फर डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है उसके उत्सर्जन को कम करना है। कोयला आधारित बिजली संयंत्र से निकलता है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। पर्यावरण मंत्रालय के नए ढांचे में कैटेगरी A संयंत्रों में SO2 मानकों के लिए कब तक का अनुपालन करना है? तो कैटेगरी A के जो संयंत्र हैं जहां से ज़्यादा उत्सर्जन हो रहा है उनको 2027 तक ये डीसल्फ्राइजेशन का तकनीक अपनाना ही पड़ेगा, ऐसा मिनिस्ट्री ने कह दिया है। सरोजा देवी को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? सरोजा देवी भारत की बहुत महान कलाकार थीं जिनका निधन हो गया था, और इनको पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था? 1969 में। इनके पिक्चर का भी नाम मैं आपको बताऊंगा। सरोजा देवी को 1969 में फिल्म कित्तूर रानी चेन्नम्मा में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई है। AAIB के अधीन किस शहर में मुख्यालय स्थित है इसका? तो यह दिल्ली में है, पालम एयरपोर्ट के समीप में, सफदरजंग एयरपोर्ट के समीप में ही इनका मुख्यालय स्थित है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो 35 वर्ष है। 35 वर्ष है। इसका आंसर सी हो जाएगा। किस आयोग ने राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री से परामर्श करने का सुझाव दिया था? तो ये दिया था सरकारिया आयोग ने। सरकारिया आयोग के बारे में DSO एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है।
एफजीडी स्थापना के अनुमानित लगभग लागत देश भर में कितना होगा, वही फ्यूल गैस डीसल्फराइजेशन का कितना ज़्यादा खर्चा होगा, लगभग में 2.54 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। इसीलिए भारत सरकार ने बोला है कि हम क्रमबद्ध तरीके से इसको पूरे देश में लागू करेंगे, जिससे हमारा कोई भी थर्मल पावर प्लांट जो है वो सल्फर का उत्सर्जन न करे। 80 नंबर सवाल पर आ गए हम लोग। कविंदर गुप्ता किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल नियुक्त हुए हाल ही में, तो लद्दाख के, इसका आंसर सी हो जाएगा। सरोजा देवी की प्रमुख बायोपिक फिल्म कौन सी थी, उसके पश्चात से उनको पुरस्कार भी मिला, तो कित्तूर रानी चेन्नम्मा उनकी प्रमुख बायोपिक फिल्म थी। तो इस प्रकार से जुलाई के करंट अफेयर मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। अभी कंपाइलेशन चल रहा है, 1-2 दिन में तक मैंने किया है। आज बैठना पड़ेगा मुझे 2-4 घंटे, उसके बाद से कंपाइलेशन हो जाएगा। अभी तक जितना भी करंट अफेयर मैंने आपको करवाया है, एमसीक्यू करवाए हैं मार्च से लेकर के जुलाई तक के, उन सभी को एक ही पीडीएफ में मैं डालने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि वो आपको सही हो। रिवीजन के लिए एक ही पीडीएफ खोलें और शुरू से अंत तक रिवाइज कर जाएं। तो आधा तो पहुँचा है, आधा और हो जाएगा आज हो जाने की उम्मीद है, तो मैं आपको वो दे दूँगा। और उसके पश्चात से जुलाई का भी मैंने करवा दिया। एक वीडियो में 1 से लेकर के 15 अगस्त तक का करंट करवाना है, और 2-3 वीडियो में मुझे जनवरी फरवरी का भी करंट अफेयर करवाना है। तो करवा तो मैं रहा हूँ, बाकी आप लोग सपोर्ट कीजिए, देखिए, शेयर कीजिए और पढ़िए अच्छे से। धन्यवाद।